कैंसर होता क्या है? कैंसर का जो सिग्नेचर है, साइन है, वो क्या है? केकड़ा। केकड़ा इसलिए कि चारों तरफ से जकड़ लेता है। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है? मेल के पास भी है और ब्रेस्ट फीमेल के पास भी है। बट कोई एक ऐसा तरीका भी है जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट करें? बिल्कुल, तो 70% कमी आ जाए कैंसर से। इट्स अ बिग नंबर। टोबैको छुड़वाते हैं तो एक निकोटीन च्युइंगम आती है जी। क्या वो सेफ है? क्या उसको लेने से भी ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं? चाह रहे थे, अक्सर होता है कि मरीज अपने मन का इलाज सुनना चाहता है कि ये कोई मुझे कहते तो मैं ये करा लूं। सेलिब्रिटी शायद एंजेलिना जोली ब्रेस्ट कैंसर जीन पॉजिटिव थी, तो उनको सलाह मिली कि आप अपनी दोनों ब्रेस्ट और ओवरी निकलवा दीजिए। कुछ लोगों का कैंसर का इलाज हो जाता है, हम उनको बोल देते हैं कि कैंसर का इलाज पूरा हो गया, तो ये वापस क्यों आ जाता है? क्यों? कैंसर जो है ना, बेसिकली सिस्टमिक डिजीज हो गई। सो कैन दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सेक्सुअल एक्टिविटी और नॉट? बहुत अच्छी चीज आपने पूछी। हर्बल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स कैन क्योर कैंसर बेटर देन एलोपैथिक मेडिकेशन। टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। बाल गिरने का डर कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट से सबसे ज्यादा है। सब तरह की कीमोथेरेपी से बाल नहीं गिरते। कीमोथेरेपी का रोल क्या रहता है? कैसे काम करती है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। जितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको किसी ना किसी प्रोडक्ट को या किसी न किसी पैथी को प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं। वही यूट्यूबर सब किसी दिन डिफेंस के बारे में बोलता है, किसी दिन हेल्थ के बारे में बोलता है, तो वो सिर्फ लाइक्स पाने के लिए। कैंसर के इलाज में तो फिर अच्छा डॉक्टर आपका जीवन साथी है। कैंसर जो है एक बीमारी है, लेकिन वो बीमारी को मृत्यु समझना या जीवन का एंड समझना समझदारी नहीं। जैसा कि किसी प्लेन क्रैश में क्रैश इंजरी से ज्यादा लोगों की जानें दिल के धड़कन रुक जाने से या दिल का दौरा पड़ जाने से होती है, वैसे ही जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कैंसर रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस से पहले ही अपनी हिम्मत हार जाते हैं। कैंसर एक इतना भयावह शब्द रहता है, बिलीव मी, जब हम पहली बार पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपको कैंसर है, डायग्नोसिस बनाते हैं, तब बहुत सारे लोग मेरे सामने ओपीडी में रो देते हैं, उनके परिवार वाले रो देते हैं। वो अपने परिवार वालों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें कैंसर है। कैंसर की रोकथाम के क्या उपाय हैं और कैसे आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं? आपको इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ये पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखना है। एंड डू शेयर इट इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है टू कीप डूइंग दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट, ताकि आपको एक साइंस और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन अनफिल्टर्ड मिल पाए। सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। वी हैव आवर गेस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे. He is my boss and he is the first medical oncologist of Lucknow. So let's not waste any time and welcome Dr. Harshvardhan. Thanks for accepting the invitation, boss. शुक्रिया डॉक्टर आशीष। और मैं पहला मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तो हूँ लखनऊ का, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सरकारी में लोग पहले से मौजूद थे, बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड द डिसीजन केम हियर। तो बॉस, जब हम कैंसर जैसा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। जब बहुत सारे सवाल आते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिससे बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है। तो मोटे मोटे तौर पे आप हमें समझाइए कि कैंसर का मतलब क्या है? हम लोग अगर कोई कैंसर बोल दे तो उसे क्या समझे? कैंसर होता क्या है? कैंसर जो है बहुत बड़ा डर है पेशेंट और मरीजों के भी मन में और आम जनता के भी मन में। और कैंसर का नाम आते ही उम्मीद टूट जाती है, डर बैठ जाता है और बहुत सारे लोग फिर इसी दिशा में सोचने लगते हैं कि अब तो ये जिंदगी का एंड आ गया। तो हम लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं और ये जो हम आज कर रहे हैं ये भी इसी डर को मिटाने के लिए है कि लोगों के दिमाग से ये सब डर हटे। कैंसर जो है एक बीमारी है, लेकिन वो बीमारी को मृत्यु समझना या जीवन का एंड समझना समझदारी नहीं। कैंसर पैदा होता है शरीर के किसी भी सेल में, किसी भी अंग के किसी भी छोटी से छोटी कोशिका में। अगर कोई चेंज आ गया डीएनए में, और चेंज बहुत सारे वजहों से आ सकता है, उस चेंज की वजह से उसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोइंग पावर आ जाती है, उसको हमारी बॉडी मार नहीं पाती, तो वो बढ़ने लगती है और वो बढ़ के ट्यूमर बना लेती है छोटा सा। जब वो ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो अ, अपने कोशिकाएं अलग अलग छोड़ने लगती है, ब्लड के जरिए दूसरे अंगों में जाकर वो फैलने लगता है। उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है,
उसके लिए बहुत सारे कारक हैं। कुछ कारक हैं जो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं किसी भी तरह से, जैसे कि हम लोग अनहेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जो रेडिएशन हमको मिल रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस में मिल रहा है, चाहे वो रेडिएशन हमें ज़मीन के अंदर से रेडॉन गैस निकल रही है या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये हमारे डीएनए में डैमेज पैदा कर सकती हैं। यूजुअली हर एक को नहीं होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जब ये अब्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी भी अंग में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट कैंसर, लोग कहेंगे कि सबको तो नहीं होता, लेकिन हर एक बॉडी की जो है टॉलरेंस इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे दादाजी 90 साल की उम्र तक स्मोकिंग किए, उनको तो कैंसर नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो है हमारे जीन्स रेजिस्टेंट हैं। तो एक हद तक ये आंसर सही भी है कि भाई उनके अंदर वो जो टॉक्सिन्स थे, जो स्मोकिंग के टॉक्सिन्स थे, उनको क्लियर करने की पावर अच्छी थी और बॉडी में वो डैमेज नहीं पैदा हो पाया तो कैंसर नहीं हुआ। लेकिन हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि 21 साल का लड़का 1 साल की स्मोकिंग हिस्ट्री के बाद लंग कैंसर लेके आ गया, उसकी टॉलरेंस नहीं होगी इतनी। तो आपके पास ये जानने का तरीका नहीं है कि आपकी बॉडी की टॉलरेंस कितनी है। ओके। आपको एक सिगरेट लंग कैंसर पैदा कर देगी कि आपका 40 स्मोकिंग ईयर्स की हिस्ट्री, 40 पैक्स ईयर्स स्मोकिंग की हिस्ट्री भी आपको पैदा करेगी कि नहीं करेगी, गारंटी नहीं है आपके पास। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है और ये लोगों के दिमाग में इतने भ्रम पैदा करता है कि जिनको नहीं होता वो कहता है देखो कुछ नहीं होता इससे, और जिनको होता है वही जानते हैं और वही उसको झेलते भी हैं फिर। तो इसलिए कैंसर जो है बेसिकली हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कोई भी चीज़ जब बन रही है, कोई भी सेल बन रही है, आप इसको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह लीजिए। मान लीजिए कि ये चश्मा मैंने पहना है, इस चश्मे को हम बना रहे हैं। इस चश्मे को जब हम बनाना पूरा करते हैं अलग अलग पार्ट, तो अलग अलग पार्ट की चेकिंग होती है कि उस पार्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई है। अगर कोई गड़बड़ी उसमें है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेम चीज़ बॉडी के साथ है कि कोई भी शरीर की कोशिका बनी, उसके लिए चेकिंग जीन्स हैं, उन्होंने उसको चेक किया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो सर्कुलेशन में आ गई और वो चलती रही। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ी आई तो फिर उसको दूसरे पाथवे की तरफ भेज दिया गया कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो डिस्ट्रॉइंग जीन्स अलग हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको सर्कुलेशन में नहीं आने देंगे। इन दोनों में से किसी भी मैकेनिज्म में गड़बड़ी आई, जो चेकिंग वाले जीन्स हैं उन्होंने गलत सेल को अगर सर्कुलेशन में आने दिया तो दूसरा जीन उसका टेक केयर करेगा जो मारने वाला है। लेकिन अगर उसमें भी गड़बड़ी आ गई तो वो गलत जो सेल है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी और वो गलत सेल जो है जब बढ़ेगी तो वो कैंसर पैदा करेगी। तो ये जो हमारे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से टार है या जो भी केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं स्मोकिंग में, या अल्कोहल की वजह से जो डीएनए डैमेज हो रहा है, वो डीएनए डैमेज अगर बॉडी उसको क्लियर नहीं कर पाई टाइम पे, जैसे कि रोज अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हार्डली कोई ऐसा इंसिडेंस होता होगा कि कोई सर्कुलेशन में गलत सेल आई तो उसको मार दिया गया। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं तो रोज ऐसी पता नहीं कितनी इंजरीज, उन सेल्स को क्लियर करने का स्ट्रेस बॉडी के ऊपर है, और उसमें से एक भी बची, और वो जब भी बची चाहे 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो वो कैंसर पैदा करी। वो कैंसर इसलिए पैदा हो जाता है। तो ये सारे जो मिथ्स हैं जनता के कि सबको, क्या मेरे को कैंसर नहीं हो सकता, हर आदमी यही हर सोचता है आदमी यही कि सोच। मुझे क्यों होगा कैंसर, दूसरों को होता है। लेकिन जब होता है तो फिर आपके पास उसके उससे बचने का इलाज फिर नहीं। दूसरे ही हैं। तो जब अच्छा यही है कि हम अपना ध्यान रखें। तो मोटा मोटा जैसे आपने समझाया कि कैंसर होता कैसे है, जी। तो उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर कि उसमें जो बनने वाली सेल है और जो मारने वाली सेल्स है उसके बीच का जो इम्बैलेंस होता है जी। जी। जीन्स का, उससे कैंसर होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ कैंसर कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ कैंसर किसी पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा होते हैं, या कुछ कैंसर का कुछ बहुत स्पेसिफिक तरीके से कुछ एज की प्रीडिस्पोजिशन रहती है। तो ऐसा कौन सा कैंसर का क्या रहता है, उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, पहले हम बात करते हैं कि कॉमन किस तरह से, कि एज क्या है कैंसर होने की। तो कैंसर होने की जो एज है जनरली हम मानते हैं 60 साल के आसपास है, क्योंकि बॉडी बूढ़ी हो रही है, उसके मैकेनिज्म भी गड़बड़ हो रहे हैं, इंजरी प्रोन हो रहे हैं आप, और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ घटती जा रही है। तो मोस्ट कॉमन जो एज है वो 60 ईयर्स के आसपास है।
और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे ऊपर एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी है, पॉल्यूशन भी है, हम अब लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, तो ये अक्सर 10 साल पहले की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। तो 50-60 साल की उम्र में कैंसर को मानिए कि ये एजिंग वाली बीमारी है, क्योंकि जो चीज़ों की बात मैंने अभी की कि जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है उसकी वजह से ये मैकेनिज्म गड़बड़ हो रहे हैं, वो एजिंग के साथ भी सेम होता है। सेम। एजिंग के साथ साथ भी आपके बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक होते जा रहे हैं, और वो जब डिफेंस मैकेनिज्म वीक होंगे तो आपके ये जो मारने और बचाने वाले मैकेनिज्म है इनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आने की उम्मीद रहती है। तो एज एक चीज़ है कि एज के साथ साथ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में ज़्यादा होता है, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, क्योंकि ये महिलाओं के ही अंग हैं, पुरुषों में नहीं होते, तो वो ज़्यादा इनमें होता है। लेकिन अगर अक्रॉस सारे कैंसर्स आप देखें कि लंग कैंसर्स पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्मोकिंग का इंसिडेंस महिलाओं में बढ़ता जा रहा है तो लंग कैंसर की तादाद महिलाओं में भी बढ़ रही है। तो इस तरह से कैंसर्स हैं। स्लाइटली ओवरऑल अगर आप सारे कैंसर्स देखें तो पुरुषों में उसकी तादाद ज़्यादा है, महिलाओं में कम है, बट कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। अब आप रीजन की बात लीजिए कि कुछ कैंसर्स हैं जो इस रीजन में ज़्यादा होते हैं या नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होते हैं या जापान में ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन में सबसे ज़्यादा होता है। ओके। उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है प्रोस्टेट कैंसर होने के लिए, और इसी नाते अमेरिका में भी ज़्यादा है। क्योंकि वो लोग अमेरिका में हैं। जी, कॉकेशियंस में बहुत ज़्यादा है प्रोस्टेट कैंसर, और इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर टॉप 2 में प्रोस्टेट कैंसर आता है लंग कैंसर के बाद। ओके। जापान में अगर आप लेंगे तो जापान में जीआई कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा कि जापान में स्टमक कैंसर बहुत ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा। जीआई कैंसर्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ उनके खान पान की आदतों को लेके ये ज़्यादा है, क्योंकि स्मोक्ड फूड वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओके। जापानीज़ जो हैं वो स्मोक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, और एसोफेगल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है ऐसी कंट्रीज़ में, जैसे कि जापान में उनमें से एक है, जहाँ पर बहुत हॉट लिक्विड्स वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो कंटिन्यूस इंजरी होती रहती है एसोफेगस में, और कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन या कंटिन्यूस इंजरी जो है वो भी एक कैंसर का कारण है, क्योंकि वो कंटिन्यूस इंजरी अगर बार बार होती जा रही है तो डीएनए डैमेज होने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे डीएनए डैमेज होगा और फिर वो डीएनए डैमेज होने के बाद कैंसर सेल में बदल सकता है। तो इस तरह से रीजन, एज, सेक्स, ये सब चीज़ें अलग-अलग कैंसर्स के लिए ये समझिए कि मैदान तैयार करती हैं। वेदांत याद। तो कैंसर्स इसलिए आपको कुछ-कुछ रीजंस में स्पेसिफिक दिखाई देता है। आपने जैसे बताया कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन होता है, क्या ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है, और ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं में का स्पेसिफिक कैंसर हो, क्योंकि ब्रेस्ट मेल के पास भी है और ब्रेस्ट फीमेल के पास भी है। महिलाओं में ज़्यादा इसलिए होता है कि इसके 3-4 कारण हैं। एक तो महिलाओं के पास ब्रेस्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा है। एक तो बेसिक एनाटॉमिकल जो डिफरेंस है वो ये है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली हार्मोन ड्रिवन कैंसर है। ईस्ट्रोजन जिनके अंदर ज़्यादा होगा, महिलाओं में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक ईस्ट्रोजन का एक्सपोज़र ज़्यादा होता है जिन महिलाओं में, जैसे कि अर्ली मेनार्की हो गई, माहवारी जल्दी शुरू हुई, और लेट मेनोपॉज़, ये दोनों कॉज़ जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए हैं। कारण। क्योंकि जितना अर्ली मेनार्की होगी और लेट मेनोपॉज़ होगा तो ईस्ट्रोजन का एक्सपोज़र आपकी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा है। ओके। तो ईस्ट्रोजन का एक्सपोज़र ज़्यादा है, इस वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की तादाद, ये समझिए 90:10 का रेशो समझ लीजिए, या 10:1 का रेशो समझ लीजिए, कि महिलाओं और पुरुषों में कैंसर इतना डिफरेंस है। उसके अलावा महिलाओं में कैंसर होने का ईस्ट्रोजन तो है ही है। ब्रेस्ट फीडिंग कम करवाना, ये भी एक कारण है। दूसरा, किसी और चीज़ के लिए कभी इलाज किया हो, जैसे कि लिम्फोमा के लिए, अब अगर कभी बचपन में रेडिएशन मिला हो या किसी और चीज़ के लिए इलाज हुआ हो, तो रेडिएशन एक्सपोज़र भी ब्रेस्ट कैंसर को प्रोत्साहित करता है या बढ़ाता है। तो इसी तरह से बढ़ती उम्र है ना? और माहवारी की अनियमितताएँ हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये सब चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देती हैं। ओके। ग्रेट डॉक्टर साहब। ये बताइए कि अब कैंसर के बारे में तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जाना कि कैंसर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों हो सकता है। बट कोई एक ऐसा तरीका भी है जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट करें, होने से ही रोक सकें?
ऐसे कोई तरीके हैं कुछ खान पीने में, कुछ लाइफस्टाइल में, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम करें अपने डे टू डे लाइफ में कि जिससे हमारे होने कैंसर के होने का रिस्क कम हो जाए? जी, तो इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमको दिनचर्या में चेंज करनी पड़ेंगी। उनमें जो है सबसे पहली चीज़ है कि हमको जीवन शैली में पूर्णतया बदलाव करना है। क्यों करना है? क्योंकि अधिकतर कैंसर्स, ये समझिए कि 70 प्रतिशत कैंसर्स वो लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रहा है। ओके। अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल को पूरी तरह से बदल दें, तो 70% कमी आ जाए कैंसर्स में। इट्स अ बिग नंबर। बिल्कुल। और उस में तंबाकू और अल्कोहल, इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो समझिए कि 2/3 कैंसर्स वो जीवन शैली में तंबाकू और जो है अल्कोहल की वजह से हो रहे हैं, बढ़ते वज़न की वजह से हो रहे हैं। तो हमको पहली बात तो ये है कि हेल्दी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। टोबैको, उससे दूर रहना है। टोबैको में करीब-करीब ये समझिए कि 400 से ज़्यादा उसके तार में ऐसे कार्सिनोजेंस या केमिकल्स हैं, जो हमारी बॉडी को वन वे और द अनदर नुकसान पहुँचा रहे हैं। और वो हमारी बॉडी को जो डैमेज कर रहे हैं, उस डैमेज से कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं। तो टोबैको अब बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि टोबैको बंद क्यों नहीं करती है सरकार? टोबैको में फ़िल्टर्स लग गए हैं। तो पहले जब टोबैको अमेरिका में जब सिगरेट लॉन्च हुई, तो बहुत लोग स्मोक करते थे, और वहाँ पर तो बहुत फीमेल्स भी स्मोक करती थी। तो फिर जब ह्यू एंड क्राई मची, जब किसी ने ये डिस्कवर किया कि इससे तो कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं, तो सिगरेट लॉबी के ऊपर बड़ा प्रेशर आया कि आपको बंद करना है। तो उन्होंने आविष्कार किया कि फ़िल्टर सिगरेट आई है। फ़िल्टर होगा तो टार कम जाएगा, तो कैंसर के इंसिडेंस जो है कम होता है। फिर डबल फ़िल्टर सिगरेट आई। तो इस तरह से वो लोग इसको मॉडिफ़ाई करते गए। बट कोई भी सरकार इस टोबैको को ढंग से बैन नहीं कर पाई, कभी भी नहीं कर पाई, और शायद इंडिया में भी नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू ड्रिवन डिपार्टमेंट्स हैं, और सरकार का मेजर रेवेन्यू इन्हीं से आता है। बट हम लोगों को वाइज़ होना पड़ेगा। फिर टोबैको के बहुत सारे रूप हैं कि टोबैको जो है किस तरह से लेना है। तो लोग अगर किसी को कहते हैं हम कि स्मोकिंग बंद कर दीजिए, तो खैनी पे शिफ्ट हो जाता है। ये तो स्मोकलेस टोबैको है, इससे नहीं होगा, तो टार तो मेरी बॉडी में जा नहीं रहा। तो उनको ये भी समझने की ज़रूरत है, तम्बाकू किसी भी फ़ॉर्म में हो, तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा ही। टोबैको किस तरह से नुकसान पहुँचाता है? टोबैको अगर आप स्मोकिंग की तरह से ले रहे हैं, तो जितना जो उसका इन्हेलेशन हो कर रहे हैं आप, और जितना एरिया, जितना म्यूकोज़ा उसकी रेंज में है, वहाँ सब जगह आपके डैमेज हो रहा है। तो मुँह के से लेके और वो आपके ये समझिए कि लंग्स तक जा रहा है, और उसके जो केमिकल एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, वो ब्लड के ज़रिए सब जगह जा रहे हैं। तो मेनली आपका बेसिकली जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लंग कैंसर की तादाद सिगरेट पीने वालों में या बीड़ी पीने वालों में ज़्यादा होती है, मुँह ज़्यादा। के कैंसर की उतनी कम होती है। सिगार जो लोग पीते हैं, क्योंकि सिगार इन्हेल नहीं किया जाता, सिगार का धुआँ मुँह में रखा जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है, तो उसका जो एक्सपोज़र है वो आपकी बक्कल म्यूकोज़ा के लिए है, या मुँह के अंदर की लाइनिंग के लिए है, तो उनसे मुँह का कैंसर ज़्यादा होता है। तम्बाकू जब आप खाते हैं, तो तम्बाकू आप होंठ के अंदर दबा कर रखते हैं, तो वो कहीं भी रखते हैं, चाहे ऊपर की तरफ रखें, चाहे यहाँ की तरफ रखें, तो उससे जो है मसूड़ों का कैंसर होने का ज़्यादा ज़्यादा खतरा। चांस रहता है। टंग कैंसर या बक्कल म्यूकोज़ा का कैंसर, उनका चांस ज़्यादा रहता है। तो जो-जो एक्सपोज़र है बेसिकली उसकी वजह से रहता है। इसी तरह से अगर जैसे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं, उनमें यंग जनरेशन बहुत है, तो स्मोकिंग भी है और साथ-साथ बियर भी चल रही है या अल्कोहल भी चल रहा है। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, इनके अब्ज़ॉर्ब होने की रेट 20 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अगर आप अगर आप टोबैको को अल्कोहल के साथ यस, सेवन करते हैं तो जी, 20 गुना ज़्यादा रिस्क 20 गुना रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़। तो जो मतलब ये समझिए कि सिर्फ स्मोकिंग कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा रिस्क उनको है कि जो स्मोकिंग के साथ-साथ डेली अल्कोहल भी उसके साथ ले रहे हैं। तो वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो रहा है और ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचा रहा है। और स्मोकिंग के अलावा अल्कोहल पर से अलग एंटिटी है, जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है, और वो कैंसर लाने में सहायक हो रही है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि जब हम टोबैको छुड़वाते हैं तो एक निकोटिन च्युइंग गम आती है, जी। क्या वो सेफ है? क्या उसको लेने से भी ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं ये?
देखिए, जो टबैको का एडिक्शन है बेसिकली वो निकोटीन की वजह से है, और निकोटीन ही ऐसी चीज़ है जिसका कॉन्टिन्यूस डोज बॉडी को चाहिए। और स्मोकर्स आपने देखा होगा, जो चेन स्मोकर्स हैं वो एक के बाद एक, क्योंकि उनको बॉडी को लगातार निकोटीन चाहिए, तो वो निकोटीन का जो ये डोज उनको चाहिए डेली का, वो डोज उनको लगातार स्मोकिंग से मिलता है। तो आपको छुड़ाने के लिए निकोटीन उनको देना पड़ेगा। निकोटीन देने से फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें हैं। फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी में आप तार जाने से बचा ले रहे हो। च्युइंगम लेने से च्युइंगम लेने से आपको जो स्मोकिंग का जो टार है, वो टार तो नहीं जाएगा आपकी बॉडी में, लेकिन निकोटीन जा रहा है। ओके निकोटीन बेसिकली कैंसर के लिए तो नहीं है, लेकिन वो हार्ट डिजीज़ेज़ में हार्ट हार्ट डिजीज। डिजीज़ में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली निकोटिन च्युइंगम इज सेफर, कम मतलब रिस्क कम होता है, जी, खत्म तो नहीं लेकिन होगा, कार्डियक रिस्क उसका ज़्यादा है, कार्डियक रिस्क बढ़ उससे जाता ज़्यादा है। है। ओके तो आप एक तरफ से तो बचा ले रहे हो, कम से कम एक हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट तो बचा रहे हो। तो निकोटीन अगर आप दे रहे हो, तो आप स्मोकिंग छुड़ाने में सहायता कर रहे हो, लेकिन बाद में आपको निकोटीन भी आपको उनका धीरे धीरे छुड़ाना करके चाहिए। छुड़ाना चाहिए। और देयर इज़ नो ईज़ी वे टू स्टॉप अल्कोहल और स्मोकिंग। ओके आपको एट वंस छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहते हैं कि साहब मैं 10 सिगरेट से 5 पे आ गया, और 5 से मैं 3 कर दूँगा, और 3 से 1 कर दूँगा, और 1 छोड़ दूँगा। ऐसे सिगरेट नहीं छूटती है। आपको अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। प्रोफेशनल। और सबसे पहला स्टेप जो हम कहते हैं उसमें कि टोबैको छोड़ना है, तो आपको टोबैको की संगति भी छोड़नी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो इस तरह से टोबैको में निकोटीन की वज़ह से एडिक्शन होती है। परफेक्ट। और गांव देहात में ऐसा धारणा चलती है कि हुक्का पीने से कैंसर नहीं ये होता है बहुत कि अच्छी चीज़ आपने पूछी, हाँ, कि हुक्का जैसे वो फ़िल्टर वाला शैम था ना, हम्म, कि सिगरेट में हमने फ़िल्टर लगा दी, तो लोग इसी तरह से कहते हैं कि क्योंकि वो धुआँ पानी से फ़िल्टर होके आ रहा है, तो हार्मफुल केमिकल्स उसके थ्रू निकल गया। निकल गए, जो कि एक बहुत आई वॉश है बेसिकली। तो हुक्का पीने वालों में भी कैंसर होने की तादाद लगभग उतनी ही है जितनी कि बीड़ी सिगरेट। सिगरेट पीने वालों में है। तो वो पानी उसके कुछ तो हार्मफुल केमिकल्स कम कर देता है, लेकिन सारे नहीं कर पाता। धुआं तो आपकी बॉडी में जा ही रहा है। जाहिर। मैं तो तब मानूं कि वो हुक्के का जो पानी है वो धुएं को ही एलिमिनेट कर दे। हम्म, आप जब भी हुक्का पी रहे हो, धुआं तो जाहिर। तो धुआं तो आ ही रहा है आपके पास। वो धुएं में टार भी है, वो टार तो आ ही रहा है आपके पास। तो इनफैक्ट मेरी जो परदादी थी, ओ उनको भी मुंह का कैंसर हुक्का पीने की वजह से ही हुआ। ओ गॉड। और मैंने उनको देखा बचपन में कि वो कितना तकलीफ में वो गुजरी है। तो वो भी बचपन से मैं देखता आ रहा था उनको कि वो बहुत हुक्का पीती थी। तो अब ये जो मुझे बात याद है कि ना, मैंने आपसे कहा था कि 90 साल के मेरे दादाजी हुक्का पीते थे 90 साल तक, और उनको कैंसर नहीं हुआ। ये भी मुझे वहीं से ध्यान आया, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारी तरफ, जब मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरठ की तरफ जाट और ये बहुल गांव हैं, उनमें हुक्का बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बहुत लोग हुक्का पीते हैं। तो वो हुक्का वहाँ से बहुत लोग आते हैं कि 90 साल साहब उन्होंने पिया, उनको तो हुआ नहीं, हमको क्यों होगा। तो ये वाली बात वहाँ से आई। बट हुक्का, फ़िल्टर वाला सिगरेट, या कोई भी किसी भी तरह से अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं, तो वो सेफ़ बिल्कुल नहीं है। सो आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई कैंसर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ ऐसा है कि हम लोग सोशल मीडिया गिमिक है या हॉस्पिटल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, या वास्तव में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया और ये इतना अलार्मिंग है कि हमको इसके बारे में सच में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ताकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स ना फैलें? ये जो अभी करंट टाइम है ना, ये पैंडेमिक कैंसर का है। ओह! मतलब पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी, पैंडेमिक की तरह से समझिए आप इसको। मतलब क्योंकि पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका जो मतलब पूरे लोकल एरिया से भी ज़्यादा बहुत बड़े एरिया को अफ़ेक्ट कर रही विश्व है। में फैल गई है। जैसे कोविड एक पैंडेमिक था। जी, ओह! तो इससे पहले का जो एरा था, वो इन्फेक्टिव डिज़ीज़ेज़ का था। ओके। अब ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ का ज़माना है। क्योंकि हमने इन्फेक्शंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ गई, हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गई, हमारे पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल आ गए, बहुत अच्छे उन सब बीमारियों को जानने वाले हमारे पास स्पेशलिस्ट आ गए। हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बच्चों में जितनी अच्छी-अच्छी बीमारियाँ थी, ये जो बहुत सा ज़्यादा मोर्टालिटी पैदा करती थी, उन सबको हमने कंट्रोल कर लिया। काफ़ी कंट्रोल कर लिया। तो पहले हमारे पास डेंगू, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस इन सबसे बहुत बिल्कुल, लोगों की डेथ बिल्कुल, बहुत लोग मरते थे। हैजा कितनी जानें ले जाता था, जाने ले जाती है ना? हैजा तो बहुत को दूर भी नहीं है, हमारे बचपन में ही हमने बचपन में देखा देखा है। है ना? तो प्लेग कितनी जानें ले जाता था, वो सब चीज़ें अब आपके पास नहीं है। तो आपके पास बेसिकली नई तरह की डिज़ीज़ेज़ आई। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप प्रॉस्पेरस होते गए, जैसे-जैसे आपका लाइफ़स्टाइल बढ़ता गया, उसके साथ आपको नई डिज़ीज़ेज़ मिली।
आपको डिजीजेज मिली डायबिटीज़, आपको मिली हाइपरटेंशन, आपको मिली मोटापा, आपको मिली उसी से सीवी मतलब जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज मिली, स्ट्रोक मिला आपको, उसी में कैंसर भी आपको उसी कड़ी में जुड़ा हुआ मिला। तो बेसिकली दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेज जिनसे हम जूझ रहे हैं, और हमारा लाइफस्टाइल की वजह से ही ये ज़्यादा बढ़ी है। वेस्ट में देखिए, वेस्ट में ये पेंडेमिक चल के हमसे 10 साल पहले उन्होंने इफेक्टिवली मैनेज करना शुरू कर दिया। उनके पास बहुत अच्छी दवाएं हैं, उनके पास बेटर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, और वो इन सब चीज़ों को अर्ली स्टेज में पकड़ भी रहे हैं। और हमारे यहाँ से उनके यहाँ जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ इसलिए बेहतर है क्योंकि उनकी हेल्थ केयर की जो पेनिट्रेशन है, हेल्थ केयर की जो कवरेज है वो बहुत अच्छी है, और लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ अभी उतना ध्यान देना पॉसिबल नहीं है, या तो पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से कहिए, या हेल्थ केयर सर्विसेज का जो पेनिट्रेशन है वो उतना नहीं है। तो अब इसी जागरूकता, इसी तरह के हम जब प्रोग्राम्स करते रहेंगे तो शायद जनता जागरूक हो और अपने ऊपर ध्यान दे। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज अब बढ़ गई हैं उसकी वजह से कैंसर बढ़ गया है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा, दूसरे तरफ आप अगर ये देखें कि बेटर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है। पहले लोग मर जाते थे, पता नहीं लगता था कि कौन सी बीमारी से मर गए। अभी हमारे पास बेटर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हमारे पास हेल्थ केयर की जो कवरेज है वो पहले की अपेक्षा बढ़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी है। तो अब हम पता लगा पाते हैं कि क्या है, किस वजह से मरीज को परेशानी हो रही है, उनमें कैंसर भी निकलता है। दूसरा, कैंसर की बीमारी बढ़ते रहने के साथ साथ इन सब टेक्निक्स की वजह से हम लोग सर्वाइवर्स भी बढ़ा पा रहे हैं। ओके, अभी आप ये देखिए कि मोर्टेलिटी रेट कम होता जा रहा है। पिछले 50 साल में कैंसर का मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम हुआ है, और उसी के अनुपात में जो सर्वाइवर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी करेंटली ये समझिए कि पिछले डिकेड में अकेले 5 मिलियन सर्वाइवर ज़्यादा ओके, मिलने लगे हमको। अब कैंसर के पेशेंट ज़्यादा लंबा जीने लगे, और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की वजह से उनका सर्वाइवल भी बढ़ा है, नंबर्स भी बढ़ा है। तो कैंसर के ऊपर फोकस इसलिए भी ज़्यादा आ गया। इसलिए तो एवरेज हम एक साल में कितने कैंसर के नए मरीज हमारे सिस्टम में आते हैं, कितने ठीक हो जाते हैं? ऐसा कुछ डेमोग्राफी रिलेटेड डाटा वर्ल्ड का या इंडिया का आप कुछ शेयर करना चाहें किसी बीमारी से रिलेटेड? देखिए, इसमें डेटा जो है ना वो कभी भी बहुत ये कन्विंसिंग तो रहता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उससे ज़्यादा पेशेंट्स तो हमारे पास पहुंच भी नहीं पाते, पहुंच जाता है। है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि साल भर में इंडिया का अगर मैं डेटा कहूँ तो 1.5 करोड़ नए पेशेंट्स हर पकड़े जा साल रहे हैं एक, हर साल, और उसमें से 70-80 लाख उसी साल मर जाते हैं। ओह शिट, सो ह्यूज तो नंबर, हाँ, ये एक नंबर है, बट ये नंबर इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द कि कितने लोग, अभी भी हम लोग ये सुनते हैं कि मरीज को कैंसर हो गया तो रिश्तेदार ही कह देते हैं कि आप तो घर पे ले जाके सेवा करो। तो बहुत सारे लोग तो ओपीडी तक पहुंच भी नहीं पाते। बहुत सारे लोग सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे चले जाते हैं, तो वहीं से उनको वापस लौटा दिया जाता है, सिस्टम में रजिस्टर भी नहीं होते हैं, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। नंबर। तो आप कुछ इस तरीके के कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए ताकि उनको ट्रीट कर पाएँ, ऐसा कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको एक कुछ एज के बाद में ये पर्टिकुलर टेस्ट कराना चाहिए फॉर मेल्स, फॉर फीमेल्स, ताकि हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएँ और ऐसी टाइम पे उसको ट्रीट कर पाएँ ताकि वो आगे ना फैले? इसके लिए सरकार बहुत ये समझिए कि इंफॉर्मेशन बहुत फैला रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चला रखे हैं, और हम लोग भी टाइम टू टाइम ये अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, अखबारों में निकलता है। पेनिट्रेशन थोड़ा सा लो है, लेकिन अंदर वाले एरियाज़ में भी जाता है। अब सोशल मीडिया भी सब यूज़ करने लगे हैं, तो ऑथेंटिक सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन पहुँचे तो बहुत अच्छा हो। स्क्रीनिंग प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग अर्ली स्टेज के कैंसर्स को पकड़ सकते हैं, और स्क्रीनिंग का मतलब यही है कि बीमारी होने से पहले उसको पकड़ लिया जाए। पकड़ लिए। तो उसके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि ऐसी बीमारियां होनी चाहिए कि जो प्री क्लिनिकल स्टेज में मिलती हो हमको, कॉमन हो, और उन चीज़ों के लिए कोई ऐसा टेस्ट बना हो जो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम कीमत में मास लेवल पे हम लोग कर कर सकें। सकते तो ये सारी अहर्ताएं सारे कैंसर पूरे नहीं करते। करते हैं।
तो कम कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम बना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हम लोग कर सकते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग के लिए हमको मैमोग्राफी करनी होती है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है, जो संभव है कि किसी एक प्लेस पर हम बैठकर मास स्क्रीनिंग कर पाए। उसके लिए गाइडलाइंस भी बनी है और उससे ब्रेस्ट कैंसर की मोर्टेलिटी में भी काफ़ी कमी आई है। इसी तरह से स्क्रीनिंग जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी बनी है। एक सिंपल टेस्ट है जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, साथ में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट के साइज़ को, उसकी फील को हम फील कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग 60 साल या उससे ऊपर वाले लोगों में PSA प्लस ये स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। महिलाओं में जो स्क्रीनिंग की एज है वो 2 तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। एक तो या तो महिला के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो, जैसे कि माता जी हो या बहन हो, उनमें से कैंसर की हिस्ट्री मिली हो, एक या एक से ज़्यादा कैंसर के केसेस जो हैं वो हुए हों उनमें, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की एज के बाद आप उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो महिलाएं हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनका हम लोग 45 या 50 साल के बाद 2 साल में एक बार स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। लेकिन जो महिलाएं जिनको रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर है ना, लोग पूछते हैं कि ये हेरिडिटरी तो नहीं है, जेनेटिक तो नहीं है, इन दोनों में भी फ़र्क लोगों को मालूम नहीं है। तो जिन लोगों को ये बेसिकली हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है, जैसे कि जिनके परिवार में केसेस हुए हैं, तो अगर हम उनको टेस्ट करें और किसी एक केस में जैसे ब्रेस्ट कैंसर जीन पॉजिटिव आ गया, तो ब्रेस्ट कैंसर जीन पॉजिटिव आने से वो हो सकता है कि बेटियों में जाए ओके और बच्चों में जाए, तो वो उसके लिए हम लोग इंडेक्स केस के साथ साथ उसके फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को भी टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो। ओके तो अगर वो पॉजिटिव है किसी महिला में, तो उसका खतरा 40 से 50% बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का। तो ऐसे केसेस में फिर हम उनको 25 साल की उम्र से स्क्रीन करना शुरू करते हैं ओके और 40 साल की उम्र तक जाते जाते अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि अपने ब्रेस्ट और ओवरीज निकलवा दें। तो ये पावर है स्क्रीनिंग की। ओके लेकिन कब और किसको स्क्रीनिंग करनी है, इसके लिए भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। कुछ सेलिब्रिटी शायद एंजेलिना जोली ने भी। एंजेलिना जोली ब्रेस्ट कैंसर जीन पॉजिटिव थी, ओके तो उनको सलाह मिली कि आप अपनी दोनों ब्रेस्ट और ओवरी निकलवा दीजिए। तो उन्होंने, क्योंकि फैमिली कंप्लीट कर चुकी थी, उनकी एज भी 40 और 45 साल के बीच थी, जो कि एक आइडियल एज है, ओके तो उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट का जो टिश्यू थे जहाँ कैंसर होता है, तो 90% प्रोटेक्शन मिलती है अगर हम ये करा देते हैं तो। ओके और ओवरीज भी निकलवा दी उन्होंने। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि ओ आम जनता के लिए भी कि इस तरह की चीज़ें कराने से आप सेफ हो जाते हैं। सेफ हो जाए। तो ये बहुत ये समझिए कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के बाद ये सारे रिजल्ट्स आए हैं और ये इतना आप, बड़े बड़े लोग हाँ करा तो भी रहे हैं उसको। बिल्कुल कराते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर हम लोगों को एक बार थोड़ा इम्यून सिस्टम का रोल भी थोड़ा बताइए कि किसी किसी में तो कैंसर होता है तो बहुत जल्दी एडवांस हो जाता है, ऐसा सिम्टम आते हैं 10 दिन में सिम्टम्स आए, 20 दिन में या महीने भर में आए और कैंसर फैल गया। और कोई कोई बताता है कि उनके ये सिम्टम्स आए, 1 साल तक भी बीमारी थी, जो इलाज लायक बीमारी थी, ठीक हो गया पेशेंट। तो क्या रोल होते हैं, कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। इम्यूनिटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाने में, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी पर से कैंसर कम है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ती तो है, लेकिन वो इनडायरेक्टली बढ़ती है, उसका इम्यून सिस्टम का से डायरेक्टली नाता नहीं है। नाता किस वजह से है कि इम्यूनिटी कम हुई, आपको इन्फेक्शंस हुए, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़े, तो टिश्यू डैमेज बढ़ गया। अगर वो डैमेज बढ़ गया और बार बार डैमेज हो रहा है, तो वो DNA डैमेज बढ़ जाएगा आपका और वो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी हैं जो आपको कैंसर के लिए प्रिडिस्पोज करते हैं, और ऐसे 2 कैंसर्स हैं जो कि इन्फेक्शन से होते हैं। मतलब 2 वायरस हैं जिनके लिए वैक्सीन भी बनी है। आपने सुना होगा, वैक्सीन भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बात यहाँ पर निकल आई है। तो महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, मुंह के, नाक कान गले के कैंसर में भी इम्प्लिकेटेड है। और जो होमोसेक्सुअल मेल्स हैं उनमें पेनिस और एनल कैनाल, एनल कैंसर, इनमें भी HPV का रोल आता है। ओके तो आजकल जो वैक्सीन है HPV वैक्सीन, वो महिलाओं में तो ज़रूरी है ही है,
हम लोग पुरुषों में भी इस वैक्सीन को रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि एनल कैंसर और पेनाइल कैंसर का खतरा उससे बढ़ता है। कम हो जाए अगर हम उनको इंजेक्शन लगा देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो हमको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसमें जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है वो हमको बच्चों को लगानी होती है सेक्सुअली मैच्योरिटी अटेन करने से पहले, पहले क्योंकि जो एचपीवी है इसका जो स्प्रेड है वो बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है, और दुनिया के 90-95% लोग जो हैं वो इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। तो इन्फेक्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर हो ही जाएगा, तो क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको अच्छी तरह से एलिमिनेट करती रहती है, और बहुत कम लोगों की इम्यूनिटी ऐसी होती है जो उसको एलिमिनेट ना कर पाए, तो शायद उनको वहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, सर्विसाइटिस हो, और उसके बाद कैंसर हो। लगभग 20 साल का टाइम लगता है उसको डेवलप होने के लिए। तो आप कब इन्फेक्ट हुए और कब आपको कैंसर हुआ ये आप जान नहीं सकते, वो इन्फेक्शन बहुत पहले से रहा होगा। तो 8 से साल की उम्र से बच्चियों में ये कैंसर वैक्सीन लगनी शुरू होती है और 25 साल की उम्र तक के लिए रिकमेंडेड है। बट चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन और कवरेज और ये सब चीज़ें इस तरह से हैं, तो हमने उसको बढ़ा के WHO ने 45 साल की उम्र तक भी कर दिया है। करते हैं। और जिन महिलाओं को या बच्चियों को ये नहीं लग पाया है कैंसर वैक्सीन, तो आजकल ये भी होता है कि डिलीवरी के टाइम पे ही उनको फिर वो वैक्सीनेट कर देते हैं, लगा दे। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में बेसिकली पॉलीगैमी का भी बड़ा रोल ओके। है ना। आपके अगर बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो कौन इन्फेक्टेड है, कैसे इन्फेक्टेड है, कहाँ से आपको इन्फेक्शन लगा, आपको नहीं पता। नहीं पता। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलीगैमी भी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसलिए सबको वैक्सीनेट कर देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्होंने इसको 100% एलिमिनेट कर दिया है, वैक्सीनेट कर दिया है अपनी पॉपुलेशन को। इंडिया में आपका आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें उन्होंने 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है। तो तो ये ये भी सब इनिशिएटिव है। ये सब अच्छे इनिशिएटिव हैं, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। दूसरी एक वैक्सीन है हेपेटाइटिस, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि लीवर कैंसर बेसिकली 90% केसेस में हेपेटाइटिस के केसेस में ही होता है। वो हेपेटाइटिस 90% केसेस में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनके इन्फेक्शन की वजह से जो हेपेटाइटिस हुआ और लॉन्ग स्टैंडिंग डैमेज चलती रही लीवर के अंदर, तो वो 10 साल बाद या 15 साल बाद फिर वो हेपेटोसेलुलर कैंसर यानी कि लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। 10% केसेस में वो नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज भी होते हैं, जिसमें सिरोसिस अल्कोहलिक हो गई या नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस हो गई, ये भी होते हैं। बट 90% लीवर कैंसर्स हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। तो आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाइए, कम से कम उससे बहुत अच्छी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये 2 वैक्सीन अभी तक ऐसी हैं जो कैंसर से प्रिवेंशन में सहायता करती हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, क्योंकि वो इम्यूनिटी जहाँ जहाँ आपको मिली और आपने इफेक्टिवली उसको एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट करके फिर आप उस कैंसर के होने से बच गए। बच गए। परफेक्ट। अब हम डॉक्टर साहब डिस्कस करते चाहेंगे कि रोल ऑफ फूड विद कैंसर। कोई ऐसे फूड जो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ाते हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमको अवॉइड करने चाहिए? बेसिकली फूड से ज़्यादा ज़रूरी है सर कि कैलोरिक इनटेक हम मेंटेन करें अपना। ओके। कैलोरिक इनटेक इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से मतलब बेसिकली हमारा वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ता है तो हमारी ओबेसिटी जो है वो इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारे कैंसर्स के लिए। ओबेसिटी क्यों लिंक्ड है? जैसा मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी इसलिए लिंक्ड है कि ओबेसिटी होने के बाद आपकी बॉडी में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस भी हुए और इस तरह की एनवायरनमेंट बना कि आप कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेमेटरी स्टेट में आ गए। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल ही रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से टिश्यू जो है डैमेज हो रहा है, और फिर वो डैमेज की वजह से फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होगा। तो मैं बार बार उसी चीज़ पे घूम के आ जाता हूँ, क्योंकि कैंसर का जड़ ही वही है। जड़ वही। तो आप ओबीज हो गए तो आपको फिर संभावना बढ़ जाएगी। कौन कौन से कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, यूट्राइन कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के कैंसर्स हैं जो ओबेसिटी की वजह से बढ़ ही रहे हैं। तो हमको बेसिकली सुपर फूड या फूड वाली डेफिनेशन में जाना नहीं है। ओके। हमको दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कैलोरी इंटेक हमारा बढ़ा रहा है, एनर्जी डेंस फूड्स हैं, उनको हमको कम करना है। जैसे फ्राइड है, अब लोग कहते हैं सब फ्राइड खाने से या तेल खाने से कैंसर होता है, तो वो इस तरह से दूसरे रास्ते निकल गए, हम कि ओबीज हो जा रहे हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि साहब कौन सा तेल अच्छा है,
यस, है ना, वोर्टेक्स कि फ्राइंग ऑयल फ्राइंग अच्छी है कि एयर फ्राइंग अच्छी है। तो उसके बारे में अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हम जो भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मूंगफली का तेल यूज़ कर रहे हैं या पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर कैनोला ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे ऑयल जब हम बहुत अच्छे बॉइलिंग पॉइंट पे उसको लगातार हम उसको फ्राई करते रहे या बढ़ा रहे हैं, तो उसमें अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड फैट बन गए। दूसरा एक्राइलामाइड एक चीज़ है जो उसमें बन जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगी, आपकी ओबेसिटी को बढ़ाएंगी। और एक्राइलामाइड जो है वो भी आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, बेसिकली ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ा देगा। तो वो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज आपकी बॉडी में हो रही है वो अगेन बॉडी को डैमेज करेगी। दूसरा इनडायरेक्टली वे में फिर वो आपको फैटी फूड खाने से और ये सब खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ओबेसिटी, जंक फूड बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको अपने खान-पान का बड़ा ध्यान रखना है, अपने कैलोरिक इंटेक का ध्यान रखना है। आपकी कैलोरिक इंटेक जो है आपकी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से बराबर या कम होनी चाहिए, जिससे कि आपका वज़न ना बढ़े। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अ, ऐसे खाने खाने हैं जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स खूब मिलें। जैसे कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी है, आपको बेरीज़ खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं। आपको फ्रूट्स की सर्विंग 2 से 3 लेनी है दिन में। ओके। आपको सैलेड लेना है। आपको प्रोटीन सोर्स आप जिस भी उसमें चाहें फॉर्म में चाहें आप प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं। आपको दालें चाहिए, आपको मीट चाहिए, आपको मटन चाहिए, आपको चिकन चाहिए, आपको एग्स चाहिए। आप किसी भी तरह से अपनी एनर्जीज़ को मीट कर सकते हैं। कैच यहाँ पर ये है कि आपको रेड मीट हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके। आपको लीन मीट आप रोज़ ले सकते हैं। लीन मीट में क्या आता है, जैसे कि चिकन है, जैसे कि फ़िश है, ये सब आप रोज़ कंज़्यूम कर सकते हैं, बट अपने डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के हिसाब से। दूसरा आपको अल्कोहल को जो है बिल्कुल बंद करना है, लिमिट करना है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ लोग कोट करते हैं कि अल्कोहल की सेफ़ लिमिट क्या है? देयर इज़ नो सेफ़ लिमिट अल्कोहल के लिए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आ जाते हैं लोग कि साहब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कहा है कि 2 ग्लास वाइन के रोज़ लीजिए तो आपकी कार्डियक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये तो कहा है कि कार्डियक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये नहीं बताया कि उसकी वजह से कैंसर का रिस्क आपको बढ़ जाए। अच्छा। दूसरा चीज़ ये है कि ये जितनी स्टडीज़ हैं, ये अब कंट्रोवर्शियल होने के साथ-साथ बहुत बड़ी स्टडीज़ नहीं हैं, बहुत बड़ी स्टडी है ना? तो एंड इट कुड बी इंडस्ट्री ड्रिवन आल्सो। बिल्कुल, इंडस्ट्री ड्रिवन भी हो सकता है। तो जो भी कोई भी अल्कोहल ले रहा है, तो अल्कोहल की कोई सेफ़ लिमिट नहीं है। मैंने कहा ना आपकी बॉडी का टॉक्सिन्स को क्लियरेंस करने का जो रेट है, वो हर एक आदमी का अलग-अलग है। आपका लीवर ज़्यादा काम करता हो सकता है, कम काम करता हो सकता है। आपके लंग्स की कैपेसिटी अलग-अलग हो सकती है। तो ये बहुत ही बेसिकली अलग टॉपिक है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। कोई 100 दंड बैठक मार ले रहा है 10 मिनट में, कोई 10 भी नहीं मार पा रहा है। कोई दर सही बात। तो ये बेसिकली उसी तरह का टॉपिक है। तो आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है आप नहीं जान सकते। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अवॉइड करें उसको। उसके साथ-साथ फिर आप खाने में आपको फ्रीक्वेंट छोटे मील्स लें, पानी की मात्रा बहुत बढ़ाएँ। पानी की मात्रा 4 से 5 लीटर अगर पानी दिन में पीते हैं, तो आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी। आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत अच्छे से सारे क्लियर हो जाएँगे और उससे आपकी त्वचा भी खिली-खिली रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपर्पज़ है। तो खाना बेसिकली आपको जो फूड हैबिट्स हैं, उनको हेल्दी। दूसरा एक्सरसाइज़ का आपको समावेश करना पड़ेगा। एक्सरसाइज दोनों चीज़ों के लिए, आपके बढ़ते वज़न के लिए भी और आपकी एक्टिविटी, आपके गुड हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए वो भी ज़रूरी है। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे और हेल्दी रहेंगे तो बीमारियों की जो होने की रिस्क है आपको ऑलरेडी कम हो जाएगा। और जितना बॉडी सेफ रहेगी, खुश रहेगी, उतना आप खुश रहेंगे। आजकल डॉक्टर साहब एक बहुत सी कॉमन चीज़ चल रही है कि लोग सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे बोलते हैं कि व्हीट और राइस इज़ नॉट आवर नेटिव फूड, उसको हमको नहीं खाना चाहिए, मोटा बाजरा ज़्यादा जैसे ज्वार, बाजरा का सेवन रूटीन में करना चाहिए, हमारे एंसेस्टर्स वही खाते थे इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। क्या ये सच में फैक्ट है या फिर ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है? आदमी ने खेती कब से शुरू की? बट तो जानते भी नहीं होंगे सर। उससे पहले क्या खाते थे? उससे पहले मीट खाते थे, मीट खाते। जानवर का शिकार करके खाते थे। तो नेटिव फूड वाली बात कहाँ से आई?
अगर हम इस टॉपिक की जड़ में जाएं तो फिर तो हम मांसाहारी हैं, फिर तो हम सबको मांस खाना चाहिए। ऐसा है नहीं। बेसिकली ये जो नेटिव फूड वाली बात है, ये नेटिव फूड नहीं है, बेसिकली जोग्राफिक जगह में कौन सा फूड पैदा हो रहा है उसकी बात है। बॉडी एक्चुअली ओवर द ईयर्स, ओवर द एजेस इस तरह से अडेप्ट होती हुई आई है कि हम मांसाहारियों से और हम कन्वर्ट हो गए हैं कि हम सब कुछ खा सकें। अपेंडिक्स हमारी छोटी हो गई है टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ। हमारी एलिमेंट्री एनाल में ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि हम लोग सब कुछ एसिमिलेट कर सकें, क्योंकि फूड हैबिट्स हमारी चेंज होती आ रही हैं हज़ारों सालों से। तो ये सब चीज़ें बेसिकली विदाउट साइंटिफिक रिसर्च के या आधी अधूरी साइंटिफिक रिसर्च के बाद की हुई बातें हैं। कोई सुपर फूड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई ऐसा फूड भी नहीं है कि जिसको खाने से ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, ये वाली बीमारी ज़्यादा हो रही है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, बैलेंस होना चाहिए फूड आपका। तो ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें आपने कितना खाया है? बहुत कम, आजकल तो रूटीन में मिलता ही नहीं है। बचपन से ही खा रहे हैं और उसके पहले भी ही खाते थे। हाँ, अच्छा है कि आप अगर वैरायटी फूड में लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक मोनोटोनस चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन इनके मेडिसिनल गुणगान करना वो बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के, ये गलत है। अब जैसे बहुत, अब मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ कि ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स आए या कीमोथेरेपी के बाद उनका प्लेटलेट कम हो गया, तो लोग कीवी की तरफ झपट पड़ते हैं, ड्रैगन फ्रूट की तरफ झपट पड़ता है, बकरी का दूध, ये सब आम धारणा है, पपीते के पत्ते का जूस, तो ये सब चीज़ें वो लेने लगते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कितने साल से आपने कीवी देखा है बाजार में? भी काफी कुछ 5-7 सालों से। उससे पहले कीवी कोई खाता था? हमारे घर में तो कभी कीवी नहीं आई थी, नहीं हमने कभी की। और कीवी का टेस्ट आपको अच्छा लगता है? नहीं, उतना तो नहीं। कीवी का टेस्ट उतना अच्छा भी नहीं है, बहुत खट्टा है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली मार्केटिंग गिमिक्स ज़्यादा है कि कोई चीज़ जो नहीं बिक रही है उसको बेचने के लिए कुछ कुछ लोगों ने उस तरह की चीज़ें निकाल। बकरी का दूध कौन पीता है? कोई भी नहीं। बकरी के दूध से तो बदबू आती है, बकरी का दूध बहुत लोग नहीं पी पाते हैं। अब बकरी के दूध वाला दूध कैसे बेचेगा? जिसने बकरी पाली हुई है, डेंगू के सीजन में बकरी का दूध 4,000 रुपये किलो बिकता है। मान पाएंगे आप? कीवी इसलिए महंगी बिकती है, ड्रैगन फ्रूट इसीलिए महंगा बिकता है। ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट का होता है, बिल्कुल ब्रांड है। बिल्कुल ब्लैंड है एकदम। आप खाएंगे आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, उसको कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा आपको। लेकिन ड्रैगन फ्रूट कितना महंगा है, वो बिकेगा कैसे? तो आपको कुछ ना कुछ उसके किसान में कसीदे पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसको कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। कि इस रिसर्च ने ये कहा कि ड्रैगन फ्रूट खाने से आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी, नहीं तो आपका जो है प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाएगा, तभी तो लोग खाएंगे उसको। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक्स ज़्यादा हैं बजाय इसके कि वो आपको रियली में फ़ायदा पहुंचाए। अब बहुत सारे मिथ्स इस तरह के हैं कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ बोल देते हैं कुछ भी उनके मतलब मैं तो कहूँगा स्लिप ऑफ टंग हुआ तो वो कल्ट बन जाता है। या अभी रिसेंटली एक क्रिकेटर साहब ने बोला था कि मैंने अपनी बीवी को अन्न नहीं खाने दिया, शुगर हटा दिया और काढ़े पिलाए और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया। तो वो भी बहुत गलत भ्रामक बातें हैं। अन्न आप खा रहे हैं, आपका कैलोरिक इंटेक उससे मीट होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट, ये 3 ही चीज़ें हैं। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हैं आपके, उनका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, आप ब्रेड खाइए, आप रोटी खाइए, आप पराठा खाइए, या आप वो कुछ भी ज्वार का ले लीजिए या किसी भी चीज़ का ले लीजिए जो प्लांट सोर्स है आपका, वो आपका बेसिकली इन सिंक विद अदर इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए कि इनकी जो रेशो है वो मेंटेन है। ओके। आप मीट कोई सा भी खाइए या दालें खाइए, जैसे मैंने कहा, प्रोटीन का सोर्स कोई भी हो जाए आपका। फैट आपका जो है वो लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए खाने में, और जब आप मीट खा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका फैट भी आपके साथ जा रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों की बैलेंस्ड मात्रा रखनी है। कोई भी सुपर फूड ऐसा नहीं है कि वो सुपर फूड आपको बीमारियों से बचा लेगा और आप उसी को फिर खाते रहिए तो आप बीमार हो जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ वही सुपर फूड खा लिया कि मेरे को, बहुत लोग होते हैं ऐसे, उनके दिमाग में बात घर कर जाती है कि मेरे को सिर्फ यही खाना खाना है, मेरे को सिर्फ यही खाना है। तो मैं जब पहले जिम जाया करता था, फिर से कोशिश करूंगा जब मैं जाया करता था जिम, तो वहाँ पर एक मुझे मिला लड़का जो बहुत एग्रेसिवली एक मॉडलिंग कैंपेन के लिए तैयारी कर रहा था।
काफ़ी दिन से उसने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ प्रोटीन पाउडर और पानी पर ही वो अपनी लीन बॉडी, और उसके बाद वो मुझे कम से कम 2 महीना दिखा नहीं। जब 2 महीना बाद वो वापस आया तो काफ़ी कमज़ोर। तो खाली प्रोटीन और खाली पानी पर रहने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई, वो किडनी फेलियर में गया, और उसके बाद बहुत दिन उसको रिकवरी में लगे। तो कोई भी एक चीज़ के ऊपर बहुत Obsess. ज़्यादा ऑब्सेस कर जाना इज़ नॉट गुड। तो डॉक्टर साहब, इज देयर एनी रोल ऑफ मेडिटेशन इन रिड्यूसिंग कैंसर रिस्क? कि मेडिटेशन करने से कैंसर रिस्क कम होता है? ये मेडिटेशन बेसिकली हमारे लिए अच्छा है, और जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल की वजह से गड़बड़ है, तो स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल बढ़ गया आपका, है ना, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया आपका। तो ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूसली इन्फ्लेमेटरी स्टेट में ले आती हैं। आप, एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा आपकी नींद कम हो जाएगी। आपकी नींद कम हो जाएगी तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फैक्टर नहीं है। आप उसकी वजह से उल्टी सीधी चीज़ें करना शुरू करेंगे। आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में होंगे तो बहुत सारे लोग हैं, दे रिजॉर्ट टू स्मोकिंग, अल्कोहल, अलग अलग तरह की ड्रग्स। तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली फिर लिंक्ड हो जाती हैं आपकी हेल्थ के साथ, हेल्थ, है ना। और उसके साथ साथ स्ट्रेस के साथ साथ फिर आप बिंज ईटिंग भी स्टार्ट करते हो, वो पूरा लाइफस्टाइल आपका गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ होता है। तो स्ट्रेस इज इनडायरेक्टली लिंक टू कैंसर देन। तो अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, फिर आपका गड़बड़ हो गया, सारा सारा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गया, तो फिर आप यू आर एट रिस्क। मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपका स्ट्रेस कम करने में, आपको नींद अच्छी लाने में, आपकी बॉडी को और काम करने में। तो उससे आप फिर ये इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आप जब हेल्दी हैबिट्स सारी डेवलप कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो गुड कि अलॉन्ग विद एक्सरसाइज आप मेडिटेशन को उसी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम हो और आपका मेंटल पीस भी बने। बने रहे। जी। एंड बॉस, व्हाट इज द रोल ऑफ फास्टिंग इन कैंसर? फास्टिंग करने से कैंसर का रिस्क वास्तव में कम होता है या वो भी एक गिमिक ही है? जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पीछे चर्चा का विषय था, और कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग करने से कैंसर सेल्स मर जाते हैं। तो इस पे बहुत रिसर्चेज़ हुई हैं, और वो रिसर्चेज़ अभी इतना कंक्लूसिव नहीं आई हैं कि उनको ट्रीटमेंट रेजिमेन में शामिल किया जाए। फास्टिंग से क्या होता है कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली आप फास्टिंग करते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, कि बॉडी को खाना नहीं मिलेगा, बॉडी को कैलोरीज नहीं मिलेंगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो कैलोरी डेफिसिट स्टेट में आप आओगे। ये बेसिक है बेसिकली वेट लॉस करने के लिए। लेकिन देर इज़ नो वे कि यू कैन कट कैलोरी इनटेक ऑफ योर कैंसर सेल्स डायरेक्टली। ओवरऑल तो आप कट कर सकते हो कि आपने खाना ही नहीं खाया, और आपने वो जो ओवरऑल बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिल रहा था उसको कम कर दिया, तो उससे कैंसर सेल्स मरने की दर बढ़ेगी, लेकिन आपकी बॉडी को डैमेज होने की दर भी बढ़ जाएगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग ने ये दिखाया हमको। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग होने की वजह से नुकसान भी बहुत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से अगर कोई कैंसर पेशेंट है और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, और उसको बेसिकली एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कैंसर होने के साथ साथ आपको उसमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स या हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी भूख को मार देते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन का मेजर पार्ट है वो कैंसर अपने आप खा लेता है, तो आपकी बॉडी को वैसे भी नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर से कीमोथेरेपी से आपकी भूख कम हो जाएगी, नौजिया वॉमिटिंग की वजह से आपको खाने का मन भी नहीं करेगा। तो आपका कैलोरी इनटेक मीट ही नहीं हो रहा, ऊपर से आप फास्टिंग कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि उल्टा नुकसान पड़ जाता है और मरीज़ इलाज के लायक ही नहीं रहता। तो कैंसर के मरीज़ों को बिना डॉक्टर के और डायटीशियन की सलाह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी भी नहीं है। सो डॉक्टर साहब, अब आप हमको कैंसर के इलाज के बारे में बताइए कि कैंसर का इलाज करने के लिए कोई लोग रेडियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, कोई कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, कोई सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये क्या है? ये कैसे काम करते हैं? कैंसर का इलाज ना बहुत स्पेसिफिक हो चुका है आजकल, और कैंसर के इलाज के लिए कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल भी है, या जितने बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें कैंसर का डिपार्टमेंट है। बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में भी कैंसर के डिपार्टमेंट आ गए हैं। तो जनता को जानकार होना बहुत ज़रूरी है।
नंबर एक चीज़ तो ये है कि आपको कैसे पता लगे कि आपको कैंसर हो गया है। तो बहुत सारे मरीज़ तो इसी चक्कर में कि उनको पता ही नहीं लगता बहुत टाइम तक कि हमको कैंसर टाइप की बीमारी है, तो बड़ी हुई स्टेज में आते हैं। वेस्ट में अगर आप बात करें कि एडवांस्ड स्टेज डिजीज़ का क्या रेशो है प्राइमरी या अर्ली स्टेज डिजीज़ के बनस्पत, तो हम ये कहेंगे कि 70-30 का रेशो है कि 70% मरीज़ वहाँ पर वो लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, वो क्योर कर लेते हैं। 30% ही एक ऐसा रेशो है उनका कि जो ओवर द ईयर्स उन्होंने घटाते-घटाते उसको 30% कर लिया है। हमारे यहाँ अभी भी उल्टा है। इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लोग की ओपीडीज़ में जितने मरीज़ आ रहे हैं 60 टू 70% एडवांस डिजीज़ के आ रहे हैं। एडवांस डिजीज। 30% ही हमारे पास मरीज़ ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज के आ रहे हैं जिनको हम क्योर कर पा रहे हैं अच्छे से। तो जनता को पहले तो जागरूक होना पड़ेगा। इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें, जागरूकता सबसे पहली चीज़ है। ये आप अवेयर हो कि नहीं हो। आपको कब घंटी बजानी चाहिए दिमाग में कि ये लक्षण जो हैं गड़बड़ है। तो सबसे पहले मैं लक्षणों के बारे में बात करूँगा कि आपको किस तरह से अवेयर रहना है कि मेरे को ये साइन गड़बड़ है, मेरे को डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। लोग बहुत इग्नोर करते हैं अपने आप को। तो उसमें कैंसर के कुछ कार्डिनल साइंस होते हैं कि आपको कब पता लगे कि इसमें ये गड़बड़ ना हो, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसमें है कि कहीं भी कोई घाव हो शरीर पे जो भर ना रहा हो। ओके। 1 हफ्ता 2 हफ्ता एंटीबायोटिक दे के देख लिया, ड्रेसिंग हो गई, लेकिन वो भर नहीं रहा है, बायोप्सी उसकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कहीं से भी शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, बार-बार नकसीर छूट जा रही है, मसूड़ों से खून बार-बार आ रहा है, लैट्रिन में ब्लीडिंग हो रही है या पेशाब में ब्लीडिंग हो रही है, या स्किन पे भी कहीं न कहीं बार-बार नील पड़ जा रहा है। नील पड़ने का मतलब होता है स्किन में ब्लीडिंग होना, लाल-लाल चकत्ते जैसे कि डेंगू के केसेज़ में होता है। तो इस तरह की ब्लीडिंग अगर शरीर के किसी भी पार्ट से हो रही है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। क्योंकि अगर मसूड़ों से बार-बार या नाक से बार-बार ब्लीड हो रही है, तो ब्लड कैंसर में जब प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो उसमें उसकी वजह से वो नकसीर छूटना और ब्लीडिंग होना हो सकता है। लैट्रिन के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो पाइल्स तो होते ही होते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। कई बार जो है इंटेस्टाइनल कैंसर्स में या फिर एनल कैनाल या रेक्टल कैंसर में वो ब्लीडिंग होती है। लोग उसको बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक, कई-कई महीनों तक पाइल्स की ब्लीडिंग समझ के रुके रहते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। पेशाब में ब्लीडिंग आ रही है, किडनी कैंसर हो सकता है या ब्लैडर कैंसर हो सकता है। तो इस तरह के लक्षण आपको ज़रूर दिखाने हैं। तीसरी चीज़ जो होती है कि वज़न लगातार गिरता जा रहा है ना? 6 महीना में आपका वज़न जो है, वो 10% से ज़्यादा बॉडी वेट से ज़्यादा गिर गया कि आप 60 किलो के थे, आप 55 किलो से नीचे आ गए। तो आपको वार्निंग साइन की तरह लेना है। फिर जो चीज़ होती है उसमें बार-बार बुखार आना, ओके। है ना? जो पता ही नहीं लग रहा है बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कि फ़ीवर क्यों आ रहा है। तो आपको उसको फिर कैंसर की तरह से सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि शरीर में कोई भी गाँठ हो कहीं पे, चाहे वो स्तन में हो, चाहे वो गर्दन में कहीं लग रही हो या कहीं भी कोई गाँठ हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पेन होगा। लोग अक्सर इस बात पे उस गाँठों का इलाज नहीं कराते हैं कि पेन-वेन तो कुछ है नहीं, तो ये कैंसर तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अर्ली स्टेज में जो कैंसर होते हैं, जो गाँठ बनती है, उनमें पेन नहीं होता है। लोग उसको फिर सोच के कि ये कैंसर नहीं होगा, वो इग्नोर करते रहते हैं और कुछ महीनों बाद फिर वो फैल जाता है। फैल जाता है। तो स्तन में गाँठ हो, चाहे कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गाँठ हो, आपको उसको डॉक्टर को दिखाना है। अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये गाँठ कैंसर की हो सकती है, तो फिर उसकी बायोप्सी या एफएनएसी की जाँच करके वो पता लगेगा। अलग। लैट्रिन की आदत है कि बार-बार कॉन्स्टिपेशन और कभी-कभी अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है। काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है, आंतों का कैंसर हो सकता है। कोई भी तिल या मस्सा शरीर का जो साइज़ में बढ़ रहा है या अपनी जगह बदल रहा है, वो आपका कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिन पे आपको निगलने में परेशानी, खाना निगलने में, खाने के ये समझिए कि सॉलिड खाते हैं आप, निगल नहीं पा रहे हैं, लिक्विड चला जा रहा है और धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, तो खाने की नली का कैंसर हो सकता है। खाँसी में बलगम के साथ खून आ खून रहा है, आना। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये सब लक्षण आपको इग्नोर नहीं करने हैं। वो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जिससे कि आपकी जाँच हो, उसमें अगर कैंसर निकले तो अर्ली स्टेज में पकड़ आ जाए, जिसको हम पकड़ के ठीक कर सकें। तो पहली बात तो हो गई ये जागरूकता, कि आप इन चीज़ों के लिए जागरूक हुए तो आप डॉक्टर के पास गए। अब आप कहाँ किस डॉक्टर के पास जाएँगे? हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही सबसे इम्पोर्टेंट। जो डॉक्टर और हॉस्पिटल का चुनाव है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो अभी बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल खुल गए हैं, अगर आपको जानकारी मिल ही जाती होगी कि हमारे क्षेत्र में कौन सा कैंसर का हॉस्पिटल अच्छा है। आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर कैंसर के सारे डिपार्टमेंट हैं। कैंसर में 3 डिपार्टमेंट मेन होते हैं। एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट, दूसरा जो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, तीसरा रेडिएशन। क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स में तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अर्ली स्टेज कैंसर एक ऐसा स्टेज कैंसर है जिसमें सर्जरी से समुचित इलाज हो सकता है सर। और कभी-कभी उन केसेस में कुछ केसेस में हमको रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी देना पड़ सकता है। अधिकतर अर्ली स्टेज में सर्जरी के द्वारा हम इलाज कर सकते हैं। मिडिल स्टेज के कैंसर्स में या तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी, इन दोनों को ऐड करना पड़ सकता है। जो एडवांस केसेस के कैंसर है, उनमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सीमलेस इलाज के लिए कि तीनों डिपार्टमेंट एक साथ मौजूद हैं, ट्रीटमेंट में डिले भी नहीं हो रहा है और सब लोग अपना कोलैबोरेशन में काम करके आपके लिए इलाज फॉर्मुलेट कर रहे हैं और सीमलेसली फिर इलाज आपका पूरा हो जा रहा है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम इसमें बात कि करें। डॉक्टर साहब मैं एक जस्ट बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे मरीज जब आते हैं तो कभी-कभी वो सर्जन के पास पहले गए तो बोलते हैं कि हम सर्जरी पहले करेंगे। जी, कभी-कभी लोग वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम कीमोथेरेपी पहले देंगे। कभी-कभी वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम सिकाई पहले करेंगे। तो वैसे सब पेशेंट्स जब आप इतना कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे ट्रीटमेंट ऐसी टीम में कराएँ जहाँ पे वो सब लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आके एक ट्यूमर बोर्ड के जैसे आपको डिस्कशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितने अच्छे बड़े हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर कैंसर का फुल्ली फंक्शनल डिपार्टमेंट है, तो मोस्टली वो लोग ट्यूमर बोर्ड के द्वारा आपकी स्टेज, आपके लक्षण, आपके सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक फ़ॉर्मुलेट करते हैं प्लान, जिसको हम ट्यूमर बोर्ड प्लानिंग कहते हैं। उसमें किस पेशेंट का पहले कीमो होना है, किस पेशेंट का पहले सर्जरी होना है या किस पेशेंट का पहले सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन कंबाइंड देना है। तो ये सब प्लानिंग आपके डिज़ीज़ के स्टेज के हिसाब से, आपकी डिज़ीज़ के हिसाब से और आपकी फ़िटनेस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती हैं और आपका प्लान बनता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाएँ, जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हों और ट्यूमर बोर्ड भी वहाँ पर वो लोग करते हों। तो अब डॉक्टर और हॉस्पिटल का चुनाव इस जंग में लड़ने के लिए ब बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सेनापति किसको ले रहे हो जंग में, है ना? और आपके पास फ़ोर्स कितनी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से हमको हॉस्पिटल और कैंसर देखना जैसे डॉक्टर लाइफ देखना है। के लिए अच्छा जीवन साथी होना जी, वैसे ही तो डॉक्टर कैंसर आपका जीवन साथी है फिर। हाँ, कैंसर के इलाज में तो फिर अच्छा डॉक्टर आपका जीवन जीवन साथी है। साथी जी, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात आप जी। लोगों को पता चली। तो बॉस आप ये बताइए कि कैंसर की स्टेजेस जैसे बोलते हैं कि स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। ये एक आम भाषा में किसी को समझना हो तो हम कैसे समझें कि कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं? और फिर वो कैसे उसका इफ़ेक्ट क्या रहता है? कैंसर की स्टेजेज़ अगर बहुत आसान भाषा में हमको समझना है, तो यूजुअली अर्ली स्टेज कैंसर या स्टेज 1 आप समझ लीजिए कि जो उस अंग के अंदर ही है और यूजुअली 2-3 सेंटीमीटर के आसपास, 2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो स्टेज 1 उसको हम कहेंगे। और मोटी-मोटी भाषा स्टेज 2 हम उसको कहते हैं, या तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाए या फिर वो आसपास जो अंग के आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें चला जाए, तो वो स्टेज 2 हम उसको आमतौर पे कह देते हैं। स्टेज 3 जो रीजनल लिम्फ नोड से निकल के दूसरी आसपास की और बड़ी लिम्फ नोड्स में चला जाए या साइज़ 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तो हम उसको स्टेज 3 कह देते हैं। स्टेज 4 उसको कहते हैं हम जब वो जिस ऑर्गन से ओरिजिनेट हुआ है, उससे निकल के ब्लड के थ्रू या लिम्फ सिस्टम के थ्रू वो दूर के अंगों में चला जाए। जैसे लंग में अगर ओरिजिनेट हुआ है तो लीवर में चला गया या बोन्स में चला गया या ब्रेन में चला गया या फिर नीचे किडनी में चला गया। तो इस तरह से वो स्टेज 4 हम उसको कहते हैं। ये मोटी-मोटी डेफ़िनेशन उसको हम और कीमोथेरेपी का रोल क्या रहता है? कैसे काम करती है कीमोथेरेपी? हमने कोई दवाई दिया तो वो कैंसर को कैसे कैंसर की ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करती है वो हमको? कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा। कीमोथेरेपी जो है बेसिकली इस तरह की दवाइयाँ हैं जो कैंसर के सेल्स को मारती हैं। लेकिन कीमोथेरेपी में जो दवाइयाँ हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई? ये ओरिजिनेट हुई कि कुछ तो बहुत सारी दवाइयाँ तो एंटीबायोटिक्स थीं ओरिजिनली, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए। जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आती थी। अब वो किसी तरह से हमको ये पता चला कि कैंसर के अगर किसी पेशेंट में हमने एंटीबायोटिक दी, तो उसका कैंसर भी कम हो जा रहा है। तो वहाँ से उसमें रिसर्च चली कि ये क्या कैंसर में काम भी आ सकती हैं?
तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, तो वो कैंसर के सेल्स को भी इफेक्टिवली मारने लगी। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स भी, एड्रियामाइसिन जो हम यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन फिर उसको एंटायरली कीमोथेरेपी की कैटेगरी में डाल दिया, उसको एंटीबायोटिक की तरह हम यूज़ नहीं यूज करते। नहीं करते। ऐसे ही विनक्रिस्टीन एक ड्रग है जो पेड़ की छाल से, सॉरी, फूल में से एक अर्क निकाल के उस बनती थी। ओके। पेक्लिटेक्सेल पेड़ की छाल में से, यू ट्री एक होता है, ओके। वो पेड़ की छाल में से उसका अर्क निकाल के वो देखा कि वो ये जिस जिस चीज़ में वो यूज़ करते थे, किसी तरह से उनको पता चला कि कैंसर के सेल्स भी बनने लगे हैं, तो वो उसका प्रोडक्शन होने लगा। अब आप इतने पेड़ तो नहीं काट सकते कि आप छाल काटते रहिए, पेड़ बनाते रहिए उसकी, और उसके उसमें से दवाई निकाली। तो उन्होंने उसका फार्मूला देख लिया, जो है कि किस तरह से सिंथेटिकली हम उसको बना सकते हैं, सिंथेटिकली अब उसको सिंथेसाइज करते हैं हम। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, हम्म। इसकी बाउंड्रीज बहुत ब्लर है। ओके। आप कीमोथेरेपी देखिए कि फंगस से निकल रही है, हम्म, या फूल के अर्क से निकल रही थी, या फिर पेड़ की छाल से निकल रही थी, उसी से आयुर्वेदिक बनता है। उसी से आयुर्वेदिक बनता है। अब आप क्रूड फॉर्म में दे रहे हैं तो वो आयुर्वेद हो गया। आप उसको जो है बेसिकली कमर्शियली सिंथेसाइज करके बना रहे हैं गोली के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, तो वो एलोपैथी हो गया। एलोपैथी हो गया। तो ये जो लोगों का कंसेप्ट है कि एलोपैथी जो है वो खतरनाक है और आयुर्वेदिक जो है वो शेख। ठीक है, सेफ है, ये कंसेप्ट बहुत बहुत मिसलीडिंग है। ओके। तो कैंसर कीमोथेरेपी की बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो इसी तरह से डेवलप हुई हैं ओके। बेसिकली, कि या तो फंगस से निकली हैं, ये उसमें से कुछ ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया, या फिर वो एंटीबायोटिक्स थी, या फिर वो जो है, एंटीबायोटिक कहाँ से आई, बेसिकली पेनिसिलिन भी तो फंगस ही है, फंगस ही है। तो एंटीबायोटिक भी वहीं से आ रही हैं। और ऐसे ही फूल में से आ रही हैं, पत्तियों के अर्क से आ रही हैं, या पेड़ की छाल में से आ रही हैं। लेकिन अब हम इनको कमर्शियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में कर सकते हैं, वही हम बहुत ही रिफाइंड वे में, बहुत ही डोज कैलकुलेट करके हम लोग ये दे सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है इलाज करने का। अभी काम कैसे करती है, तो कीमोथेरेपी जो है वो काम करती है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, कीमोथेरेपी उनको मारती है, क्योंकि उनका डीएनए एक्सपोज्ड रहता है। जब वो रैपिडली डिवाइड करती रहती हैं तो उनका डीएनए थोड़ा कमज़ोर रहता है और एक्सपोज रहता है, तो ऐसी सेल्स को कीमोथेरेपी मारती है। तो कैंसर जब डिवाइड कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है कैंसर, ओके। तो कैंसर को वो जब भी दवाई उसके संपर्क में आई उसको मारेगी। लेकिन कीमोथेरेपी बॉडी के अंदर अगर गई तो जितनी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो सबको मारेगी। ओके। इसी वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं कीमो के, इसी वजह से। जैसे बाल गिरना, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो हमारी हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, रोज लाखों की संख्या में बन रही हैं और लाखों की संख्या में मर रही हैं, तो इसीलिए बाल हमारे गिरते हैं, करते हैं। है ना। इसीलिए मुंह के अंदर छाले आते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर की जो म्यूकोसा है वो भी रैपिडली डिवाइडिंग है, बहुत अच्छा टर्नओवर होता है उसका, ओके। तो उसको भी इसीलिए वो मारती है। मुंह में छाले या डायरिया कीमोथेरेपी की वजह से, इसी वजह से होता है। और जो हमारी बोन मैरो है, बोन मैरो में भी ब्लड सेल्स बहुत तेजी से बनते रहते हैं। बनते रहते हैं। जैसे आप रेड ब्लड सेल्स की बात करोगे तो 120 दिन का साइकिल होता है। प्लेटलेट का जो साइकिल होता है, वो प्लेटलेट का लाइफ साइकिल 4 दिन का होता ओके। है ना। तो इस तरह से ब्लड भी बहुत रैपिडली बनता रहता बनता है। रहता है। तो इसीलिए ब्लड जब जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं तो टीएलसी गिर जाता है, TLC। हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तो ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो कीमोथेरेपी नॉन स्पेसिफिकली काम कर रही है। तो कीमोथेरेपी इसी तरह से काम करती है। इससे बचने के लिए हम लोग जो भी चीज़ें, मतलब ये समझिए कि सपोर्टिंग एजेंट, जो सपोर्टिव दवाइयाँ देते हैं, वो इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए कम देते हैं। करने के लिए। ऑन द अदर हैंड बहुत फिर हमारे पास और दवाइयाँ आ गई हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की तरह। ठीक है, तो आगे आने वाले बातों में उनकी बात करेंगे। इनके बाद जी। तो बेसिकली कभी-कभी लोगों के मन में कीमोथेरेपी के लेके मैंने अजीब-सा डर देखा है कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करिए, मुझे कीमोथेरेपी ना लेना पड़े, और बाल गिरने का डर कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट से सबसे ज़्यादा रहता है। जी। तो क्या ये हेयर लॉस परमानेंट होता है या फिर ये टेम्परेरी होता है, और ये कितना सिग्निफिकेंट होता है? तो कीमो के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत लोग डरते हैं कीमो से। तो हम तो यहाँ तक सुनते हैं कि मेरे मरीज आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या डर है, क्या सुना है हमने, तो बहुत अजीब अजीब तरह की बातें सुनाई देने में आती हैं। कई जब हम बताते हैं सर कि कीमोथेरेपी लेने से शरीर काला पड़ जाता है, आदमी सूख जाता है, भूख नहीं लगती है, बाल गिर जाते हैं सारे, कंकाल रह जाता है आदमी, तो कीमोथेरेपी से तो इतना खराब एक्सपीरियंस रहता है कि उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। तो हम इसलिए कीमो नहीं लेना चाहते। तो जबकि सच्चाई जो है बिल्कुल उसके उलट है।
कीमोथेरेपी कैंसर को जब कंट्रोल करेगी तो आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट फील गुड होने लगता है। और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव हैं, किसी को होंगे किसी को नहीं होंगे। तो इन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे हैं जैसे होना ही दो, होना ही होना है। जैसे कुछ तरह की कीमोथेरेपी है जिनसे बाल गिरते हैं, सब तरह की कीमोथेरेपी से बाल नहीं गिरते। ओके। ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी है उसमें बाल गिरते हैं, ठीक है। ओवेरियन कैंसर की कीमोथेरेपी उससे बाल गिरते हैं। अब जो आतोमी कैंसर के लिए कीमो कर रहे हैं उससे बाल नहीं गिरते ही। तो ये बेसिकली आपके रेजिनर में डिपेंड करता है कि आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी दवा यूज हो रही है। सब दवाओं का साइड इफेक्ट एक जैसा नहीं होता है, बहुत अलग अलग होता है। अब नाउजिया और वॉमिटिंग है, ये भी सब्जेक्टिव है। किसी किसी पेशेंट को बिल्कुल भी नाउजिया वॉमिटिंग नहीं होता, और किसी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में घुसते ही हॉस्पिटल के लिए जो सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेड उनकी बदबू से कि उनको नाउजिया होने लगता है। तो नाउजिया वॉमिटिंग बहुत सब्जेक्टिव है। बाकी है बाल गिरने की बात। बाल गिरने की जैसे मैंने बताया कि सब कीमोथेरेपी नहीं गिराती है बाल, लेकिन जो गिराती भी है उनसे भी टेम्परेरीली ही इफेक्ट होता है बाल। ओके। 80-90% तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कीमोथेरेपी आप बंद करेंगे कि आपका स्टेज 1 या 2 का कैंसर है तो उसमें लिमिटेड कीमोथेरेपी लगेगी, अनलिमिटेड नहीं लगेगी। तो वो जो 6 या 8 साइकिल हमने आपको दिए उसके बाद जैसे ही हमने कीमोथेरेपी बंद किया तो बाद वापस आने लगेंगे। ओके। परमानेंट हेयर लॉस नहीं तो होता। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि भी बहुत सारे लोग सिर्फ बाल गिरने के डर की वजह से कीमोथेरेपी नहीं लगवाते। सिर्फ बाल गिरने का महिलाओं में तो डर है ही है, बहुत ज़्यादा, पुरुषों में भी है। लेकिन बाकी जो जो अवधारणाएँ हैं कि भूख नहीं लगेगी, शरीर सूख जाएगा, और कीमोथेरेपी में एक बहुत बड़ा चीज़ बहुत सुनने में आती है, कि साहब कीमोथेरेपी लगवाने से दर्द बहुत होता है। हाँ, ये एक मैं पूछने ही वाला था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल है, लोगों को लगता है पेनफुल, उसको बहुत सारे इंजेक्शंस लगेंगे, बहुत पेन होगा, क्या वास्तव में इतना पेनफुल होता है? तो ये बेसिकली इसके पीछे जो हाथ है वो फ़िल्मों का भी हाथ है। ये सेंसेशनलाइज़ करने के लिए इन सब चीज़ों को फ़िल्मों में दिखाता है कि पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे और तरह-तरह के पाइप उसके बॉडी में घुसे हुए हैं और वो कीमो चल रही है और वो परेशान है। तो ये जो सेंसेशनलाइज़ करने वाला मामला है। दूसरा है जो लोग मरीज़ों को ये बताते हैं ये चीज़ नहीं करानी चाहिए, आप दूसरी पैथी पे जाओ, वो इस तरह से डिस्करेज करते हैं पेशेंट को कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिट हैं, आपकी एज अच्छी है, आपको कोई और साथ में लगी हुई बीमारियाँ नहीं है, कीमोथेरेपी अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं लोग, उसमें कोई पेन नहीं होता। उसमें क्या है, हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे कि आपको फ्लूइड दे रहे हैं हम, आई फ्लूइड या हम ऐसे में कहते हैं ग्लूकोज़ लगना, कि ग्लूकोज़ लगाया डॉक्टर साहब ने, तो वो एक नस के थ्रू दी जाएगी और वो बॉडी में चली जाएगी। उसके लिए बहुत सारे कुछ और तामझाम करने की ज़रूरत हमारे पास होती नहीं। और पेन जो है वो कीमोथेरेपी की वजह से, सारी कीमोथेरेपी की वजह से नहीं होता। कुछ कीमोथेरेपी ऐसी हैं जो मसल पेन 1-2 दिन तक पैदा करती है, लेकिन वो भी टॉलरेबल होता है, उसके लिए दवाइयाँ हम दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इतना सीवियर पेन होंगे कि आपकी लाइफ हम पर हो जाएगी। ये जो कंसेप्ट आया ना पेनफुल कीमोथेरेपी का, ये आया इस वजह से है कि जब आज से 30-40 साल पहले इफेक्टिव कीमोथेरेपी के ऑप्शंस के नहीं थे। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि बहुत अच्छी-अच्छी कीमोथेरेपी बन के आ जाए। कुछ ही दवाइयाँ थी और देने का तरीका भी मालूम नहीं था। डोजेज़ वगैरह भी उस टाइम पे बहुत रिफाइंड नहीं थे, कि इतना डोज़ देना है या कम डोज़ देना है या ज़्यादा डोज़ देना है। मोस्टली लोग एडवांस डिज़ीज़ में ही आते थे। तो एडवांस डिज़ीज़ वाले जो लोग हैं, जिनका कैंसर फैला होता है, उनको पेन्स बहुत होता है। हाँ, ठीक है, कैंसर की वजह से। कैंसर की वजह से पेन होता है, कि कैंसर हड्डियों में पहुँच गया या आस-पास के लोगों से इन्वॉल्व कर लिया। अब वो उस स्टेज में कीमो लगवाने आ रहे हैं, तो लोग उसको कोरिलेट करते थे कीमोथेरेपी के साथ, ठीक है। कि कीमोथेरेपी से दर्द हो रहा है, जबकि वो दर्द कैंसर की वजह से हो रहा है। तो वो जो 30 साल 40 साल पहले वाली बातें हैं, वो अभी तक लोगों के दिमाग में है। इसी तरह से रेडियोथेरेपी के बारे में लोग बड़ा परेशान होते हैं, कि साहब रेडियोथेरेपी से तो बहुत ही कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है रेडियोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी नहीं कराएँगे। इसी तरह से रेडियोथेरेपी की मशीन भी जो पुरानी मशीन थी, वो बहुत ही क्रूड थी। ओके। इतनी क्रूड थी कि कोबाल्ट का सोर्स उसमें थेरेपी की मशीन में रखा है, वो डायरेक्टली हम उसको एक्सपोज़ कर देते, क्योंकि तब टेक्नीक नहीं थी उसमें। तो उससे स्किन रिएक्शन बहुत होता था, उससे जो है छाले बहुत आते थे, उससे आस-पास के अंगों में नुकसान पहुँचता था। अभी तो जो रेडियोथेरेपी की लेटेस्ट मशीन आई है, जैसे कि हमारे वेदांता में लगी हैं, ये मशीनें इतनी एक्यूरेट हैं कि ये 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक एक्यूरेट है। ओके।
जिस अंग को उनको रेडिएशन से बचाना है उस अंग तक रेडिएशन पहुंचेगा ही नहीं। सिर्फ ट्यूमर को ही देना तो सिर्फ ट्यूमर को रेडिएशन मिलेगा, तो उससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं और एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाती है और बहुत अच्छी डोज हम उस ट्यूमर को दे सकते हैं। जिस एरिया को ज़्यादा देना है उसको ज़्यादा, जिसको कम देना है उसको कम, और जिसको नहीं पहुंचना चाहिए उसको नहीं पहुंचेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइड इफेक्ट्स अपने आप कम हो जाता है। तो ये जो लेकिन पुरानी जो धारणाएं हैं, अब किसी के मरीज के घर में 30 साल पहले कोई मरीज का ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का और वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो वो दिमाग में धारणा बन गई कि हमने तो अपने दादाजी का या अपने ताऊ जी का इलाज कराया था और वो बहुत परेशानी आई थी, अब हम इनका नहीं कराएंगे। तो उनको बहुत समझाने की जरूरत पड़ती है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है, नई दवाएं आ गई है और इस हद तक एडवांसमेंट हुई है कि मैं आपको बताऊं तो लास्ट 10 सालों में करीब 200 नए ट्रीटमेंट कैंसर के सिर्फ कीमोथेरेपी के और इम्यूनोथेरेपी के फीस रहे हैं। सबसे ज़्यादा 200 से लगता है किसी भी एक फील्ड को अगर हम पकड़े तो। कैंसर में अभूतपूर्व ये समझिए कि ये प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस। और इतना सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में आप बता सकते हैं, कितना मतलब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और कितनी ज़्यादा टेक्निक्स आनी है कि मरीज को बहुत ही अच्छे से हम लोग टैकल कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, जो सर वो प्रमोट करते हैं कि आप ये वैदिक चाय पी लीजिए या इसे आयुर्वेदिक दवाई जो बेचने बैठे रहते हैं, जब उनके किसी रिलेटिव को कोई समस्या आती है तो वो हमारे पास यही कीमोथेरेपी लगवाने आते हैं। तो वो लोगों को प्रमोट जरूर करते हैं लेकिन खुद के ऊपर नहीं ले बेहोश नहीं करते और कि उसमें बेसिकली उनका फाइनेंशियल गेन छुपा है। देखिए, तो ये जितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको किसी ना किसी प्रोडक्ट को या किसी ना किसी पैथी को प्रमोट करने के पैसे बने पे और वो उसी मतलब लालच पे कह लीजिए, तो वो किसी ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं कि जो मरीजों के लिए जो खतरनाक भी हो सकती है, जो प्रूवन को प्रूवन भी नहीं है, उनको मिसगाइड भी कर सकती है। तो सोशल मीडिया से अगर इलाज गाइड करेंगे तो आप नुकसान बहुत उठाएंगे। तो आपको ये चाहिए कि आप, बहुत ज़रूरी है कि ऑथेंटिक सोर्स ढूंढें इंफॉर्मेशन में, किसी भी चीज़ से हेल्थ के मामले में तो बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑथेंटिक सोर्स ढूंढें, उससे देखें कि वो क्या कहते हैं इस चीज़ों के बारे में, और वहाँ से अगर आपको गाइडेंस मिले तो सबसे अच्छा है। आप अब यूट्यूबर से अगर ये जान रहे हैं कि कैंसर का इलाज कैसे होगा या फिर अपने बहुत सारे डिसीजन उसी में बेस कर रहे हैं, तो फिर नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वही यूट्यूबर सर किसी दिन डिफेंस के बारे में बोलता है, किसी दिन हेल्थ के बारे में बोलता है और वो सब। बिल्कुल। तो वो सिर्फ लाइक्स पाने के लिए और वो किसी को फायदा पहुंचाने से ज़्यादा अपने फायदा पहुंचाने के लिए। तो बस ये बताइए कि कुछ लोगों का कैंसर का इलाज हो जाता है, हम उनको बोल देते हैं कि कैंसर का इलाज पूरा हो गया, तो ये वापस क्यों आ जाता है? कैंसर कुछ भी करें हम, और हमें ये नहीं पता होता कि हमने उसको 100% एलिमिनेट कर दिया कि नहीं। कर दिया। क्यों, कैंसर जो है ना बेसिकली सिस्टमिक डिजीज हो गई है। कैंसर के सेल्स जो हैं वो उस अंग से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में भी आ जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रीटमेंट हम ट्यूमर बोर्ड से डिसाइड करते हैं, तो हम इसलिए डिसाइड करते हैं ट्यूमर बोर्ड से कि अगर कैंसर छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो क्योंकि वो ब्लड सप्लाई ले रहा है और कैंसर को ब्लड सप्लाई के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ब्लड सप्लाई के थ्रू और लिम्फ सिस्टम के थ्रू अपने कुछ कुछ सेल्स उसमें छोड़ता रहता है, सप्लाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में या ब्लड में छोड़ता रहता है, लूज होके वो निकलते रहते हैं। अब वो अगर ब्लड सर्कुलेशन में तैर रहे हैं तो कहीं भी जाके ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस या हम कहते हैं कि किसी और अंग में चला गया, स्टेज 4 हो गया, वो इसी प्रक्रिया के थ्रू होता है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा सा भी अगर वो बड़ा हुआ तो हमको सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी भी देना है। कीमोथेरेपी हमको क्यों देना है? इसलिए देना है कि वो जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हों अगर, तो हम उनको भी दे दें, उनको भी ख़त्म कर पाएँ। अभी ऐसी टेक्निक्स हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ टेस्ट्स हैं जिनके थ्रू हम सेल फ्री डीएनए या ट्यूमर डीएनए, अगर वो सर्कुलेटिंग डीएनए हमको पता लग जाए कि ये तैर रहा है बॉडी के फ्लूइड्स में यानी कि ब्लड में कि नहीं, उसके लिए टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी वो कमर्शियली वैलिडेटेड होने में टाइम लगेगा। कुछ कुछ कैंसर्स में हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि जो एडवांस कैंसर्स हैं, कैंसर पूरी तरह से ख़त्म हो गया कि नहीं,
तो हम वो भी चेक कर रहे हैं सेल फ्री डीएनए या ट्यूमर डीएनए या सर्कुलेटिंग डीएनए के द्वारा, कि वो खत्म हो गए हैं कि नहीं। उससे हमको डेप्थ का पता लग जाता है कि इलाज की डेप्थ या क्या? क्या पहुंच गई है। ओके। जैसे माइलोमा या ल्यूकीमिया के केसेस में हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे हैं कर रहे हैं। कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाके हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि बीमारी अब खत्म हो चुकी है कि नहीं। बट सॉलिड ट्यूमर्स जैसे कि अंगों के ऑर्गन्स के जो ट्यूमर्स हैं, उसमें अभी ये टेक्नोलॉजी आने में थोड़ा सा और समय लगेगा, और कर भी रहे हैं, कुछ जगह पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो ब्लड में तैर रहा है ट्यूमर, उसको ख़त्म करने के लिए हमको कीमोथेरेपी देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 साल में ही वापस आ जाए, लेकिन अगर 3 साल तक कैंसर वापस नहीं आया तो बहुत कम चांस हो जाते हैं आगे वापस आने के। आने को तो हमारे पास ऐसे ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि स्टेज 1 डिजीज ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हुआ 25 साल पहले, और 25 साल के बाद दोबारा। वो दोबारा आया, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन होता है ऐसा। बट ये चीज़ डरने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर फिनोमेना है। ओके। अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेज में है तो बहुत कम चांस होंगे कि वो कि वो वापस आएगा। कुछ केसेस में तो हम कीमोथेरेपी देते भी नहीं, ओके। ये इसकी चांसेस ही नहीं है वापस आने के, बहुत कम चांसेस हैं। बेसिकली रिस्क और बेनिफिट रेशो हम देखते हैं। जो मिडिल स्टेज के कैंसर्स हैं, जिनमें हमको लगता है कि ये बड़ा है और कुछ ना कुछ अंश इसने ब्लड में छोड़ा होगा, तो उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं। और जो बड़े कैंसर्स हैं, उनको हम पहले कीमोथेरेपी देके छोटा करते हैं, जिससे सर्जिकल ईज हो जाए निकालने में। तो वो हम लोग कोलाबरेट करके बात करके करते ही हैं। करते हैं। तो इस तरह से वो कैंसर जो है Reproductive वो, disease। हाँ, वो फैलता है। और कब हम किसी कैंसर को ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि यू आर क्योर ऑफ कैंसर? यूजली हम 5 साल लेते हैं। 5 साल। अगर कोई कैंसर हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद 5 साल तक वापस नहीं आया, तो हम उसको ये मान लेते हैं कि कैंसर वापस आने की संभावना अब निल हो गई है। ओके। हालांकि कभी कभी, जैसा मैंने अभी बताया, 25 साल बाद भी वापस, लेकिन वो रेयर फिनोमेना। मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन में जितनी नॉर्मल, होनी जी, चाहिए उतनी 5 साल के के बाद बाद वापस आने के चांसेस सबसे कम होते हैं। सबसे तो हम फिर कहते हैं कि आप, उसके बाद हम फॉलो अप भी 5 साल के बाद ईयरली एक बार करते हैं। ईयरली एक बार। जी। ओके। तो डॉक्टर साहब अब आपसे कुछ पर्सनल बातें करेंगे। कोई आप ऐसा पेशेंट जो आपको अभी तक याद हो, जो आपकी ट्रीटमेंट में मेडिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, जिसने आपको कुछ सिखाया हो या आपके दिल के करीब हो, आप कुछ स्टोरी शेयर करना चाहें? देखिए, 2 स्टोरी हैं, दोनों एक्सट्रीम एंड की स्टोरी है, अगर मैं आपसे शेयर करूं तो। एक 18-19 साल का लड़का मेरे पास ओपीडी में, उसके पिताजी और चाचा जी लेकर आए। उसको, लड़का बिल्कुल फिट एकदम, बहुत अच्छा था। उसको आंत में कोई 1 या 1.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, और हमने उसको सलाह दी कि आप सर्जरी करा लीजिए और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो लोग के दिमाग में एक बहुत कॉमन धारणा है, बहुत कॉमन मिथ है कि बायोप्सी कराने से या सर्जरी कराने से कैंसर फैल जाएगा। तो उनके दिमाग में भी ये धारणा थी कि अगर हमने इसको छेड़ा, हमने इसकी बायोप्सी करा ली या इसका सर्जरी करा दी, तो ये फैल जाएगा। तो वो वहाँ से चले गए और उन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं कराया। उन्होंने फिर कहीं और भी सलाह ली, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए, वहाँ से भी उनको सेम सलाह मिली कि आप ऑपरेट कराइए। उन्होंने वहाँ भी ऑपरेट नहीं कराया। उनके मन की बात किसी ने नहीं कही कि ऑपरेट मत कराइए। मत कराइए। वो ये तो सुनना चाह वो बेसिकली ये सुनना चाह रहे थे। अक्सर होता है कि मरीज़ अपने मन का इलाज सुनना चाहता है, कि ये कोई मुझे कहते तो मैं ये करा लूँ। तो यूजुअली डॉक्टर्स मन की बात नहीं, वो जो होना चाहिए वो वो कहते बात। हैं। तो वहाँ से भी उनको वही सेम सलाह मिली कि आप सर्जरी कराइए। उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। फिर वो किसी बाबा के पास या किसी एक पॉपुलर तिब्बतन मेडिसिन के एक बहुत लोगों ने सुना होगा कि है, कहीं पर बैठते हैं, वो तिब्बतन दवाइयाँ देते हैं और कैंसर क्योर करने का दावा। दावा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे लोग हैं। इंडिजिनस मेडिसिन के लिए तिब्बतन आयुर्वेदिक और इन सब चीज़ों के थ्रू ये लोग दावा करते हैं कि हम क्योर कर देंगे। तो वो लोग वहाँ चले गए, उन्होंने 1 साल तक उनका इलाज किया। इलाज कराने के बाद तबीयत उसकी जब खराब हुई थोड़ी सी, तो फिर लेकर आए हमारे पास। और पेट सीटी जब उसकी बॉडी का किया गया, और पेशेंट की बॉडी का कोई एक भी अंग ऐसा नहीं था जहाँ पर वो कैंसर फैला ना हो। ओह। और वो 18-19 साल का लड़का व्हील चेयर पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में और इस तरह से लेटा हुआ था। और मुझे उसे देखकर इतना बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया इसके साथ। जो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर, अगर हम सर्जरी करके उसको निकाल देते तो शायद उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं नहीं पड़ती। बढ़ती।
और वो मरणासन हालत में आया। वो चेहरा उस लड़के का और वो इंसिडेंस मुझे भूलता नहीं। ये 10 साल पहले की बात हो गई है, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं भूल सकता। और ये एग्जाम्पल मैं हर एक उस आदमी को देता हूँ जो वो ये कहता है कि बायोप्सी नहीं कराएंगे। तो ये जो एक मिथ है ना कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है, सर्जरी कराने से ये फैलता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बायोप्सी कराने से तो हमको बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है कैंसर की। बायोप्सी कराने से आप क्या कर लोगे साहब, कैंसर तो दिख रहा है उसमें इमेजिंग में। तो इमेजिंग भी डिसेप्टिव हो सकती है कि आपने सीटी स्कैन कराया या पेट सीटी स्कैन कराया तो टीबी और कैंसर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, पेट सीटी इन्फेक्शन और कैंसर में डिफरेंस नहीं बता सकता, पेट सीटी ये नहीं बता सकता या सीटी स्कैन ये नहीं बता सकता कि ये कैंसर ही है। उसके लिए आपको बायोप्सी। बायोप्सी करना ही पड़ेगा। दूसरा, उसके अलावा कैंसर के टाइप्स की डिफरेंशिएशन। जी वही मैं आ रहा था, तो टाइप कौन सा है ना। जैसे लंग कैंसर में मोटे मोटे तौर पर 3 तरह के मोटे तौर पर कैंसर हो सकते हैं, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तीनों का इलाज अलग अलग है। दवाइयाँ डिसाइड करने में सहायता मिलेगी, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते सहायता मिलेगी, टारगेटेड ऐड करना है कि नहीं करना सहायता मिलेगी। क्यों? टाइप पता चलेगा, उसकी मॉलिक्यूलर जो है मैप पता चल जाएगा हमको कि कौन कौन से जीन्स उसमें इम्प्लीकेटेड हैं, उसका ग्रेड पता चल जाएगा कितना एग्रेसिव है। तो और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है कि ये हेरिडिटरी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बायोप्सी कराने से हमको इलाज में सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है। बायोप्सी कराने से कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर फैलता है, आपने देखा होगा कैंसर का जो सिग्नेचर है, साइन है, वो क्या है? केकड़ा। केकड़ा। केकड़ा इसलिए कि चारों तरफ से जकड़ लेता है। तो कैंसर जो है उसी तरह से बॉडी को जकड़ता रहता है। कैंसर के पास इस तरह की, मैंने बताया जैसे पहले कि कैंसर में बेसिकली जैसे जैसे वो साइज में बढ़ता जाएगा उसकी सेल्स उसके अंदर से अलग होकर कि ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड में जाती रहेंगी और वो दूसरे अंगों में जाके बैठ जाएगा, उनको भी जकड़ लेगा। ये इलाज ना होने की स्थिति में होगा। अगर आप इलाज कर देंगे, कैंसर खत्म हो जाएगा तो वो फैलेगा ही नहीं। फैलेगा नहीं। तो इलाज नहीं करने से कैंसर फैलेगा, इलाज करने से या बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलेगा। तो दोस्तों, मैं अगर डॉक्टर साहब की बात में ऐड करूं तो सर्जरी भी एक किस्म से एक्सिजन बायोप्सी को ही कहते हैं। सर्जरी किसी भी कैंसर का अगर होता है तो उसका मतलब यही है कि हम उसको एक्सिजन बायोप्सी कर रहे हैं। कभी छोटा टुकड़ा निकाल के जब करते हैं तो उसको इंसिजन बायोप्सी कहा जाता है। जब हम सर्जरी करके पूरे के पूरे ऑर्गन को या पूरे के पूरे ट्यूमर को निकालते हैं तो दैट इज ऑल्सो प्रोसेस फॉर बायोप्सी। तो इसीलिए बायोप्सी आप समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है। बिना बायोप्सी के कोई भी दवा, कीमोथेरेपी की दवा, रेडियोथेरेपी की दवा या इम्यूनोथेरेपी की देना संभव नहीं है, क्योंकि हम उससे पेशेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बायोप्सी करना संभव ही नहीं है, या तो बहुत डीप सीटेड टिश्यू है या पेशेंट की जनरल कंडीशन इतनी खराब है कि बायोप्सी का रिस्क हम नहीं ले सकते, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि वहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जा रही हैं जिनको इंजर नहीं कर सकते हम। ऐसी सिचुएशन में बहुत कम सिचुएशन आती है ऐसे जिनमें हम बिना बायोप्सी के कंसेंट लेके इलाज चालू करते हैं स्पेकुलेशंस के हिसाब से या अनुमान लगा के। लेकिन और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हम बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट करें। और सर्जरी तो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का कि सर्जरी के बिना तो कैंसर क्योर होना बहुत ही मुश्किल, होता ही नहीं है। तो सर्जन्स का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैंसर अगर कोई क्योर कर सकता है तो वो सर्जन है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या दवा देने वाले लोग, हम लोग तो बाद में उसकी खाना पूर्ति करते हैं। नहीं, मतलब बेसिकली जैसा भी बॉस ने बताया कि ट्यूमर बोर्ड एक किसी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। जिसमें सारे लोग मिलके कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, जिसमें सर्जन, इम्यूनोथेरेपिस्ट, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ में फाइनेंशियल काउंसलर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा इलाज होता है। और आजकल बहुत सारे डॉक्टर, हम लोगों ने भी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत तरीके से मदद किया है कि वो फाइनेंसेस जुटा पाए ताकि उनका इलाज पूरा हो। डॉक्टर साहब, आप उसके बारे में लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे वो फाइनेंशियल्स नहीं होने के बावजूद भी अपना इलाज करा पाए? जी, तो हम बात कर रहे थे पहले इंटरेस्टिंग केसेस की, तो मैं दूसरा केस भी बता दूं क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो एक महिला हमारे पास आई जिनको बहुत एग्रेसिव लिम्फोमा कैंसर, लिम्फोमा एक ब्लड सिस्टम में होने वाला कैंसर है, लेकिन ये लिक्विड कैंसर नहीं है, बट ये लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है। तो लिम्फ नोड का कैंसर था उनको और बहुत वाइड स्प्रेड डिजीज थी।
उनके कैंसर का फैलाव बहुत ज़्यादा था, कि हड्डियों में भी था, उनको लिम्फ नोड्स में भी था, उनके अंगों में, लीवर में भी था। और जो दोनों फेफड़ों के बीच की जगह है उसमें एक कैंसर का बहुत बड़ी गांठ थी, जिसने हार्ट को छेद के उसके अंदर तक वो चली गई थी। अब रिस्क इतना था कि अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो हार्ट के अंदर जो है वो नेक्रोसिस होगा, और वहाँ पर छेद बन जाएगा, और छेद बन जाएगा तो ब्लीडिंग इतनी होगी कि पेशेंट बचेगी कैसे। स्पाइन भी उसकी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। तो ये सिर्फ मरीज के भरोसे और उसके परिवार के भरोसे के सहारे हो पाया कि हमने उसका इलाज स्टार्ट किया। हमने उसको पहले रेडिएशन दिया उसकी स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके दवाई बढ़ा बढ़ा कर उनको दी, जिससे कि एकदम से बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आए। और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग डोजेज में दवा देने के बाद वो मरीज का लिम्फोमा काबू में आया। और फॉर्चुनेटली जो रिस्क था कि हार्ट पेनिट्रेट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या उसमें से बहुत रिस्क था ब्लीडिंग होने का, वो धीरे धीरे सारी बीमारी वहाँ से गायब हो गई, और हार्ट के ऊपर भी कोई असर नहीं आया। तो वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा केस था कि जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क था कि हमने दिया कीमोथेरेपी, वो गला कैंसर, क्योंकि लिम्फोमा बिल्कुल बटर की तरह मेल्ट होता है कीमोथेरेपी से। जब आप कीमोथेरेपी देते हो तो लिम्फोमा मेल्ट हो जाता है। बहुत तेज़ी से मेल्ट होता है। मतलब इवन कभी कभी तो ये होता है कि आपने लिम्फोमा का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 1 महीने बाद गायब हो गया सारा कैंसर। ओह। इतनी तेज़ी से लिम्फोमा में जो है असर आता है। तो फॉर्चुनेटली वो लेडी जो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, पैरों में उसके पैरालिसिस हो चुका था स्पाइन की वजह से, और उसके हार्ट के अंदर भी बीमारी थी, ये सब भी बीमारी थी। उन्होंने बहुत भरोसा रखा, बहुत भरोसा रख के इन्होंने जिस तरह से हमने गाइड किया, उन्होंने ट्रीटमेंट पूरा कराया। आज वो लेडी अपने पैरों पे चलती है और अपना डांस करती है, और ये अब इस बात को करीब करीब 12 साल से ऊपर हो चुके। सो ग्रेट टू हियर। और अभी भी वो अपनी डांस की वीडियोस हम मुझको भेजती हैं, और मैं देखता हूँ, मैं इतना खुश होता हूँ कि ये केस इस तरह के केसेस मरीज का ही नहीं, मरीज की फैमिली का नहीं, डॉक्टर्स का भी मोराल बूस्ट करते हैं, हौसला अफजाई के हौसला अफजाई। और ये एक हमको भरोसा मिलता है कि कैंसर जो है वो नहीं जीतेगा, जीतेगा मरीज और डॉक्टर ही। बिल्कुल। कैंसर को हम जीतने नहीं देंगे। तो ये इस तरह के केसेस आपको बहुत हाँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो एक पार्ट था वो मरीज और उनके परिवार का भरोसा था कि हम इलाज करेंगे तो जीतेंगे। और आजकल मरीज इसी में अटके रहते हैं कि हम बायोप्सी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो ये भी एक विडम्बना है। तो स्पेक्ट्रम हर तरीके का। यस। तो डॉक्टर साहब वो फाइनेंसिस के लिए कुछ हाँ, अब फाइनेंसेस की बात करते हैं। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो नो डाउट थोड़ा महंगा तो है, बट इस तरह भी नहीं है कि कोई भी मरीज अपना इलाज ना करा पाए, क्योंकि दवाइयाँ एडवांस से एडवांस मौजूद हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट में हम उन एडवांस दवाइयों का यूज़ कर ही पाए, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि एडवांस दवाइयाँ नहीं दे सकते तो लोअर दर्जे की दवाइयाँ उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट है हर कस्टम। एक पेशेंट का। जेब के हिसाब से भी हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम मरीज के फिटनेस के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, हम मरीज के एज के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और मरीज की ज़रूरत की, उसको कितना देने की ज़रूरत है उस हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हमारी फिट हो जाती हैं। एक तो फाइनेंसेस के हिसाब से हम किस तरह से प्लान करेंगे पेशेंट की ट्रीटमेंट का, तो वो बेसिकली लाखों के ट्रीटमेंट से हज़ारों के ट्रीटमेंट में भी हम आ सकते हैं। अब जिस मरीज को पैसों की वजह से अगर इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इलाज ही नहीं कर सकते, ओके। उसमें हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। ओके। और कीमोथेरेपी में भी हम लोग इस तरह से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि सबसे सस्ती कीमोथेरेपी भी कॉम्बिनेशन में काम कर जाए। दूसरी चीज़ ये है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि एज के एक्सट्रीम पे इलाज नहीं हो सकता, कि कमज़ोर बहुत है साहब इलाज नहीं हो पाएगा। तो हमको ये देखना है कि कमज़ोरी किस वजह से है। अगर बीमारी की वजह से कमजोरी है तो बीमारी को तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा हमको, बीमारी का इलाज तो करना ही पड़ेगा। बिना बीमारी का इलाज किए तो हम लोग उसको ठीक ही नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि पेशेंट की जो कमजोरी है वो साथ लगी हुई और बीमारियों की वजह से, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, बूढ़ा आयु हो गई,
है ना। इनकी वजह से मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब है कि बीमारी की वजह से ज़्यादा खराब है? अगर बीमारी की वजह से ज़्यादा खराब है तो बीमारी को इलाज करना ही करना है। करना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों की वजह से इलाज में गड़बड़ी हो रही है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ इलाज हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता। और मतलब कुछ नहीं तो हम सपोर्टिव केयर भी दे सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि मरीज की जितनी ज़िंदगी बची है उतनी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो, वो पेन फ्री रह पाए, वो आप लोगों के साथ बातचीत कर पाए, जितना भी टाइम उसका बचा है फैमिली के साथ मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल। है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट जो है घर पर पड़ा हुआ है और सारा घर बेतरतीब हो गया कि इसको पेन हो रहा है और रात भर कोई नहीं सो पा रहा है, परेशान है, तो वो सब परेशानियों से आप लोग बच जाएंगे। तो बेसिकली कैंसर के क्योर के अलावा आप लोगों का रोल उसकी पैलिएशन ऑफ सिम्टम्स में, पैलिएशन सिम्टम्स में भी। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव बिल्कुल करने में, उन सब में भी रहता है। तो बिल्कुल दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बिल्कुल। अब कस्टमाइजेशन का जो पार्ट है, कि आप हम जैसे फंड्स की बात कर रहे थे, उसमें कस्टमाइजेशन ऐसे भी पॉसिबल है कि जैसे लिम्फोमा का ट्रीटमेंट हम लें, उसमें स्टेरॉइड्स का बहुत रोल है। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि खाली स्टेरॉइड से भी पेशेंट को बहुत अच्छा आराम आ जाता है, और इंजेक्टेबल अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो हम उनको स्टेरॉइड्स, जो कि बहुत सस्ते आते हैं, और ओरल कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो कीमोथेरेपी की, जो लिम्फोमा में हम लोग यूज़ करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाए। अगर कैंसर को पूरी तरह क्योर नहीं कर पाए हम, तो बिना इलाज के मरीज मरेगा नहीं। ओके। तो वो भी एक बहुत तो इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हैं ट्रीटमेंट को। दूसरा, आजकल बहुत सारी स्कीम्स और फंड्स मौजूद हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, सीएम रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, आयुष्मान योजना है, कुछ एनजीओज हैं जो मदद करते हैं, डॉक्टर्स भी मदद करते हैं, उन्होंने भी अपने एनजीओज बना रखे होते हैं। जैसे हमारे और आपने, हम लोगों ने फंड कुछ अरेंज कर रखे होते हैं कि जो मरीज इस तरह के हैं जिनको इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कुछ मदद हम लोग भी कर दिया करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कैंसर का इलाज फ्री में और अच्छा होता है, तो पता नहीं है लोगों को। पता नहीं। हर एक के एरिया में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा कैंसर का हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर फ्री में इलाज या बहुत कम दरों पर इलाज उपलब्ध होता है। रहता है। तो आपको जागरूक होने की बेसिकली आप ज़रूरत है। जब रास्ता जर्नी स्टार्ट करेंगे तो जी। लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, कुछ कुछ नए रास्ते खुलते जाएंगे, पर आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, उन्होंने दूसरे मरीजों की मदद के लिए फंड बना रखे फंड हैं, बना रखे हैं। उन्होंने एनजीओज बना रखी हैं। तो जब आप निकलते हैं, है ना, तो नए शहर में जाते हैं तो आप रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कोई नए एड्रेस पे जा रहे हैं तो तो आपको वो मेहनत कर, तो आप उस मेहनत से मत बचिए, बचपन आप उससे डरिए मत। आपको गाइड करने वाले लोग हैं। आप इस उम्मीद में, हम सबको यही कहते हैं कि आप एक शहर से निकल के जब दूसरे शहर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं ना, इसी तरह से कैंसर का इलाज भी आप पहली बार करा रहे हैं, आपको रास्ता मिल जाएगा। मिल जाए। आपको सब तरह के लोग मिलेंगे जो आपकी मदद भी करेंगे, और आपको फंड्स का अरेंजमेंट भी करा देंगे, आपको सही गाइडेंस भी देंगे। तो आपको डरना नहीं है। डर जो सबसे पहली चीज़ है, उसको आप अपने दिमाग से एलिमिनेट करिए, निकलिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। जैसा एक एक इंसिडेंस में सुना था कि एरोप्लेन क्रैश में बहुत सारे लोग इंजरीज से पहले डर से मर डर जाते से हैं। मर जाते हैं। तो ऐसा कैंसर के इलाज में आप लोग नहीं करिए कि कैंसर के इलाज से पहले आप डर से नहीं मर जाइए। जी। तो लेट्स बस्ट सम मिथ्स बॉस। सो इज कैंसर कॉन्टेजियस? मतलब अगर मेरे घर में किसी को कैंसर है और मैं देखभाल कर रहा हूँ उसकी, तो क्या मुझे भी उससे कैंसर होने का रिस्क है? कैंसर कंटेजियस नहीं होता। सिर्फ कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो इन्फेक्शियस बीमारी से डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैंसर कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में, एनल कैंसर और नाक कान गले का कैंसर। सो ये जो इनके बेसिकली एजेंट हैं, इन्फेक्शियस एजेंट, वो कंटेजियस है। कैंसर इटसेल्फ पर से इज नॉट डॉक्टर। कंटेजियस और कि एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है ऐसा कैंसर्स का, बाकी कैंसर्स का, कि वो आपको इन्फेक्ट कर लेगा। इन्फेक्ट नहीं कर सकता। उल्टा कैंसर के मरीजों को आपसे इन्फेक्शन लग सकता है, जैसे किसी को जुकाम बुखार हो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है। कैंसर के मरीजों की कैंसर की वजह से भी लो है। दूसरा, जो उनका इलाज चल रहा है वो भी उनकी इम्यूनिटी वीक कर रहा है। तो उनको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है कि भीड़ भाड़ में ना जाया जाए,
उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति ना जाए जिसको पहले से बीमारी चल रही हो, यानी कि कोई वायरल इलनेस हो या फिर कोई इन्फेक्शियस निमोनिया या इस तरह की कोई चीज़ हो। तो उनको अलग थलग इस वजह से नहीं रखना है कि उनसे आपको कैंसर ना लग जाए, उनको अलग थलग इन्फेक्ट करना ही नहीं है आपको उनको, लेकिन इन कॉमन एलिमेंट से बचाना है। उनको तो जितना आपका सपोर्ट और जितना आपका एनकरेजमेंट मिले उतना कम है। साथ बैठ के खा सकते हैं आप, एक थाली में खा सकते हैं आप, उनके तौलिए यूज़ कर सकते हैं आप, लोग बिस्तर शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल उनको अलग थलग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सपोर्ट करिए। अगर मान लीजिए किसी हस्बैंड की वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और नाउ शी इज रिकवरिंग वेल, सो कैन दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सेक्सुअल एक्टिविटी और नॉट? ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि कैंसर के दौरान क्या सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि अब कैंसर की जो एज है वो बेसिकली कम होती जा रही है ना, और सेक्सुअल एज में जब लोग हैं तो वो दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना कि आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होंगे। तो कैंसर के इलाज के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई बैन है नहीं, लेकिन आपको सेफ सेक्सुअल हैबिट्स यूज करनी पड़ेंगी। दूसरा, आपका जब बेसिकली मन ठीक होना चाहिए, है ना। कैंसर का मरीज उल्टी और उससे जूझ रहा है तो नेचुरली उसकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन उसमें पर से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप नहीं करिए, लेकिन आपको बेसिकली अब सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको इन्फेक्शन ना लगे और सेफ सेक्स हो। जी। जी। सो अभी जैसा हमने ऑलरेडी बोला कि बायोप्सी करने से, जो हम लोगों ने लिख के भी रखा था सवाल, कि बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, और वो हर्बल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स कैन क्योर कैंसर बेटर देन एलोपैथिक मेडिकेशंस। ये दावे तो बहुत है, लेकिन सच्चाई इनमें नहीं है, क्योंकि इनको बैक करने के लिए इनके पास रिसर्चेस नहीं है। सच है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या आयुर्वेद ने अभी तक कोई ऐसी रिसर्चेस नहीं की या पब्लिश नहीं की हैं जिनसे ये पता लगे कि ये लोग इस बीमारी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बोगस है या ये लोग ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास कोई बैकअप रिसर्चेस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनसे हमें ये पता लगता हो कि इनकी वजह से कैंसर के पेशेंट, ये सब हियर से है, ईयर से। कि हमने सुना कि उसने वो ट्रीट कर दिया, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है। एलोपैथी में इसके उलट इतनी सारी रिसर्चेस हर साल हो रही हैं कि कोई हर साल 2 या 3 4 नई रिसर्चेस ऐसी आती हैं जो पूरी प्रैक्टिस को चेंज कर देती हैं, और उनके पीछे 15-15 साल की रिसर्च और कई कई हज़ार मरीजों का डेटा हमारे पास बैकअप के लिए है। जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर का ट्रीटमेंट है उसको चैलेंज करने के लिए एक ना एक ट्रीटमेंट हर साल आ जा रहा है कि ये उससे बेहतर है कि नहीं। तो हम अपने आप को रिसर्चेस, एलोपैथी वाले जो लोग हैं, रिसर्चेस के जरिए अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं कि आज हमने ये सोचा कि ये वाला ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने बाद ये वाला ट्रीटमेंट सबसे अच्छा हो। कुछ और ट्रीटमेंट अगर उससे ऊपर आ गया और उसने ये प्रूव किया कि ये वाले रिसर्च का जो ड्रग है ये उससे बेहतर है, तो हम उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, हम अपने आप को डिसअप्रूव कर लेंगे। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ना इस तरह की रिसर्चेज हैं, ना ही उनके पास कोई सबूत है कि वो इस तरह से कर पा रहे हैं। तो इसलिए मरीजों को बजाय एलोपैथी पे अविश्वास के दूसरी चीज़ों को भी ठोक बजाकर देख लेना चाहिए कि वो किस तरह की पैथी में जा रहे हैं, है ना। तो हियर से पे ट्रीटमेंट नहीं चलता, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर बीमारी, आपने इसको अगर 1 महीना भी डिले किया ट्रीटमेंट को तो ये अप स्टेज हो जाती है। कैंसर के बारे में ये कहावत है कि हर महीने ये अपनी स्टेज एक एक पायदान ऊपर बढ़ा लेता है। तो हालांकि ये सारे कैंसर में फिट नहीं बैठती, बट ओवरऑल ये कहावत फिट बैठती है कि आपने डिले किया तो आपका स्टेज बढ़ जाएगा और आप जो ठीक होने के चांसेस आपके कम होते चले जाएंगे। जी। तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे डिफिकल्ट कैंसर कौन सा है ट्रीट करने के लिए? अगर हम सारी बॉडी के अंगों का देखें तो कौन से कैंसर ऐसे हैं जिसके मरीज सबसे खराब रिस्पॉन्स करते हैं? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे जो ये वाला बेल्ट है नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पर जीआई कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भी मिलते हैं हमको, उसमें गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये 2 कैंसर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीवलेंट है, बहुत ज़्यादा मिलते भी हैं हमको, और इनका रिस्पांस भी बहुत ख़राब, इवन अर्ली स्टेज में भी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सर्जरी के बाद भी रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गॉल ब्लैडर एक ऐसा कैंसर जिससे मैं पर्सनली बहुत डरता हूँ,
हम लोग भी बहुत डरते हैं। तो गॉल ब्लैडर बहुत हालांकि मुंह और नाक कान गले का कैंसर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है लोकल प्रैक्टिसेस के चलते, कि तंबाकू और गुटखा और बीड़ी लोग बहुत पीते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के इस तरफ। तो वो भी बहुत कॉमन है, और उसको भी हम लोग बेवफा मेलिग्नेंसी कहते हैं, कि वो ट्रीट करने के बाद भी वापस आती है। बट गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जैसी मेलिग्नेंसीज ये बहुत खतरनाक मेलिग्नेंसीज है। इनका पता भी लेट स्टेज में चलता है अधिकतर केसेस में, अर्ली स्टेजेस में बहुत कम पता चलता है, क्योंकि पेट के अंदर फैलने की जगह बहुत है और सिम्टम्स इनके लेट लेट आते हैं जी। क्या टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अक्सर महिलाएं पूछते हुए भी डरती हैं और दिमाग में बना भी रहता है। तो टाइट ब्रा क्या पहनने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन ब्रेस्ट टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट की शेप बिगड़ सकती है, टाइट ब्रा पहनने से उनको परेशानियां हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द रह सकता है, एक्जिमा हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर का उसमें कोई रोल नहीं। का डिओड्रेंट या फिर एंटीपर्स्पिरेंट यूज करने से कैंसर बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है? मैं इसको इस तरह से मोल्ड करता हूँ क्वेश्चन को, कि कॉस्मेटिक्स का यूज करने क्या, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, तो कॉस्मेटिक्स का यूज करने से कैंसर होने की संभावना जो है वो है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि वो इन सब चीज़ों को बहुत टेस्ट के बाद ही मार्केट में आने देते हैं। कोई भी केमिकल हो, कोई भी केमिकल, तो केमिकल तो हार्मफुल, जो आम धारणा है कि कोई भी केमिकल है तो इसमें केमिकल है जी, ये तो हार्मफुल होगा, तो हार्मफुल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर करेगा। तो इसलिए बहुत सारी स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग के बाद ही ये मार्केट में आ पाते हैं। जो मार्केट में आप अच्छी कंपनी का कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो पहले से टेस्टेड है, तो आप बेफिक्र होकर उनका यूज़ कर सकते हैं। अब हेयर डाई के लिए भी लोग यही कहते हैं कि सब हेयर डाई कर सकते हैं कि नहीं, हेयर डाई से कैंसर होता है, तो हेयर डाई भी अभी बहुत टेस्ट होने के बाद ही आती हैं। उनसे लोकल एलर्जिक प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं, लेकिन कैंसर होने का कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। हालांकि रिसर्चेस अभी भी जारी हैं कि टेस्टिंग होती रहती है कि कोई नया चीज़ तो नहीं मिल रहा है इसमें, कोई और नया केमिकल तो नहीं है, लेकिन अभी तक फॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों से एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोई नहीं मिला हमको कि इनसे कैंसर होगा। परफेक्ट। सो कोई भी गांठ बॉडी में अगर हमको फील होती है तो क्या वो कैंसर है? सारी गांठें कैंसर नहीं है, लेकिन आप अपने आप से ये नहीं पता लगा सकते कि ये कौन सी गांठ है जो कैंसर बन सकती है कि नहीं बन सकती। उसके लिए चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर जो हमको पढ़ाया जाता है कि गांठ अगर बॉडी में है तो उसको एग्जामिन करना ज़रूरी है ना। तो कुछ सॉफ्ट गांठें होती हैं, कुछ हार्ड गांठें होती हैं। तो स्टोनी हार्ड और बोनी हार्ड हम लोग पढ़ते थे जो एमबीबीएस में होता था। तो जो सॉफ्ट गांठें हैं यूजुअली वो कैंसर नहीं होती, लेकिन ये 100% रूल नहीं है। 100% कर जैसे लिम्फोमा की गांठें हैं सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होती हैं, रबरी सॉफ्ट, हॉजकिंस लिम्फोमा में हम लोग कहते हैं रबरी सॉफ्ट है। लेकिन जो भी और गांठें हैं जो हार्ड हैं वो गांठें कैंसर हो सकती हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में अगर कहीं भी कोई भी गांठ है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, आपको रिस्क नहीं लेना। दूसरी चीज़, अगर पेनफुल है या पेनलेस है, तो अधिकतर शुरुआती दौर में सारी गांठें पेनलेस ही होती हैं। तो आपको उससे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि पेन नहीं है तो कैंसर नहीं हो सकता, नहीं, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। तो गांठ अगर कहीं भी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूर है। अगर वो कहें कि डाउटफुल है या वो कहें कि नहीं डाउटफुल नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करिए, डॉक्टर पे भरोसा रखिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं इसकी बायोप्सी या एफएनएसी होना जरूरी है तो जरूर कराइए। ओके, परफेक्ट। ईटिंग ऑर्गेनिक फूड डिक्रीजेस रिस्क ऑफ कैंसर। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी ऑर्गेनिक फूड पे और सुपर फूड्स पे बहुत ज़्यादा जोर है, मार्केट का भी बहुत जोर है। तो सुपर फूड के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सुपर फूड जो है बेसिकली शैम है। ऑर्गेनिक फूड जो है वो हम ये क्लेम करते हैं कि उनको पेस्टिसाइड फ्री हमने रखा है, केमिकल फ्री हमने रखा है, और ऑर्गेनिक कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में हमने उगाया है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऑर्गेनिक फूड अगर हमको मिल जा रहा है तो हम खा रहे हैं, वो केमिकल फ्री है और पेस्टिसाइड फ्री है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी जो हमको मिल रही हैं, अगर हम वो भी ले रहे हैं, अच्छी तरह से धो के उनको कंज्यूम कर रहे हैं,
और प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड्स को हटा दे रहे हैं, स्मोकिंग अल्कोहल को हटा दे रहे हैं, तो भी हम अपने स्वास्थ्य को उतना ही अच्छा रख सकते हैं। खाली ऑर्गेनिक पे हम लोग शिफ्ट हो जाएं तो फाइनेंशियली हमको थोड़ा सा सेटबैक लगता है। दूसरा, ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि जो मार्केट में जो भी चीज़ ऑर्गेनिक कह के बेची जा रही है वो ऑर्गेनिक है ही नहीं, पता हमको। तो इसलिए आप लोग जो भी लें उसको साफ सुथरा खरीदिए, अच्छे से उसको साफ करिए और अपने खाने पीने में उनका उपयोग समझदारी के साथ करिए। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ लग रहा है तो उसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं कोई कैंसर नहीं है। ऐसा 100% नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हम लोग के पास आते हैं जो ये कहते हैं साहब कैंसर डिटेक्ट तो हो गया, परेशानी हमको कुछ नहीं है। तो क्या सच में हमको कैंसर है? तो ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज में कैंसर आपको परेशानी पहुंचाए। अब मान लीजिए गले में एक गांठ है पड़ी हुई है, वो अगर किसी वाइटल ऑर्गन को कंप्रेस नहीं कर रही है या दर्द नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर नहीं हो सकती। लेकिन टाइम के साथ साथ वो बढ़ के बाकी सारी चीज़ें पैदा करने लगेगी, सिम्टम पैदा करने लगेगी, और अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो आपकी जान लेने में भी कोई कोताही नहीं करेगी। ओवर द ईयर्स टाइम लेता है कैंसर। तो लेकिन अगर कैंसर है तो उसका इलाज होना चाहिए। सिम्टोमेटिक होने का वेट करेंगे तो स्टेज बढ़ता जाएगा और आपकी जान बचने का चांस कम होता जाएगा। तो प्रूव करने के लिए हमको अगेन इमेजिंग चाहिए, बायोप्सी चाहिए, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। अब बिना सिम्टम के तो कोई आदमी डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा। तो कुछ ना कुछ सिम्टम तो आएगा ही, जिसके लिए जांच होगी और तभी पता चलेगा कि कैंसर हुआ है। लेकिन ऐसे एसिम्टोमेटिक आदमी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, तो ऐसा होना बहुत रेयर है। आजकल बॉस जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चल जी रहा है। वन ऑफ माय रिलेटिव, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार थे जिनको कोई समस्या नहीं थी। वो जी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में गए, उनका एक अल्ट्रासाउंड उस पैकेज में हुआ, उनको पता चला कि किडनी में ट्यूमर है। जी ऐसा डाउट आया, फिर हमने सीटी स्कैन कराया तो पता चला किडनी में कैंसर है। ऑल्दो वो बहुत अर्ली स्टेज का फर्स्ट ए स्टेज निकला, वो रीनल सेल कार्सिनोमा, पर ठीक गॉट क्योर हो गए वो। क्योर हो गए। तो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक आपको बिल्कुल, रूटीनली कराते भी हम रहना लोग चाहिए। ये रिकमेंड करते हैं, इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर कुछ हो तो पकड़ में आ जाए अर्ली स्टेज में। ऐसा रेयर होता है कि अर्ली स्टेज में पकड़ आ जाए, लेकिन आ जाता है। आ जाए। तो आजकल जिस तरह से चल रहा है हेल्थ का सीन और जिस तरह से हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की एज के बाद अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। तो जनरल हेल्थ चेकअप में क्या होता है, अब पूछते हैं लोग कि किस तरह से चेक कराएं, कैंसर से कैसे बचे, क्या टेस्ट कराएं कैंसर के। कैंसर का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग के लिए कोई टेस्ट ऐसा नहीं बना, या कोई ऐसा मॉलिक्यूलर टेस्टिंग नहीं बना, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी कि मेरे को कैंसर होगा आगे फ्यूचर में कि नहीं होगा। लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरे को फ्यूचर में कैंसर होगा, उसको जानने के लिए कोई टेस्ट है? ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट जो है वो रूटीन टेस्ट हैं। आप फिजिकल चेकअप के लिए जाएंगे और उसमें कुछ टेस्ट होंगे आपके, जो भी आप एनुअल चेकअप के लिए जाएंगे तो उसमें हम सीबीसी, किडनी कैसा काम कर रही है उसके फंक्शन टेस्ट, लीवर कैसा काम कर रहा है उसका फंक्शन टेस्ट, बेसिक इमेजिंग जैसे कि चेस्ट एक्सरे हो गया, ज़रूरत पड़ने पे अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो गया, और कुछ सजेशन अगर कुछ मिल रहा है कि कोई सिम्टम है मरीज़ को, कि जैसे खांसी बहुत आती है, उसके तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए हमने अगर कभी सीटी स्कैन कराया, एक्सरे में नहीं पता चल रहा तो करा लिया। या अगर किसी को स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा है कि पेन बहुत है जी इस तरफ पेट में, तो गॉल ब्लैडर चेक करने के लिए पथरी तो नहीं है, इस तरह के अल्ट्रासाउंड करा लिया। या फिर कोई स्पेसिफिक सिम्टम अगर मिल रहा है कि खांसी में खून आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है या पेशाब में खून आ रहा है, तो उस एरिया का स्पेसिफिक चेकअप कर लिया। इस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन आम तौर पे जो लोग जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको रेयर ही कोई चीज़ पकड़ में आती है। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर जैसे आपने बताया कि किडनी में एक छोटा सा ट्यूमर आ गया, कैंसर का था, जब तक वो बड़ा नहीं होगा नहीं करेगा कोई सिम्टम पैदा। लेकिन अगर पकड़ आ गया तो एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। जल्दी हो गया इलाज। तो इलाज जल्दी हो गया, आपको खुशी मनानी चाहिए उसमें। ये नहीं कि डॉक्टर साहब बताइए ये निकल आया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना, डॉक्टर साहब टेस्ट तो आपने बड़े करा लिए, निकला तो कुछ नहीं। इसमें भी परेशानी होती है। हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं। और रेयरली कभी एक्सरे कराया हमने, उसमें छोटा नोड्यूल दिख गया, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, आपकी जान बच सकती है। तो ज़रूर कराइए टेस्ट और डॉक्टर की सलाह मानिए। ड्रिंकिंग हॉट बेवरेजेस कैन कॉज कैंसर। क्या गर्म पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने से या फिर एसिडिक फूड का ज़्यादा सेवन करने से कैंसर होता है?
फूड हैबिट्स बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके हेल्थ के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफिक इंसिडेंस था कैंसर का, कि जापान में लोग स्मोक्ड फूड बहुत खाते हैं, खाते थे। स्टमक कैंसर होता है। इसी तरह से दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनमें बहुत हॉट बेवरेजेस पिए जाते हैं, वो बहुत हॉट बेवरेजेस वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर रहे होते हैं, तो इंजरी होती जाती है। हर बार। हर बार आप पी रहे हैं और रोज कई सालों तक पी रहे हैं, इंजरी हो रही है लगातार, एक के बाद एक इंजरी हो रही है, कैंसर का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों में खाने की नली का कैंसर का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं जिनकी वजह से कुछ एक कैंसर होने में ज़्यादा मदद मिलती है, कैंसर्स को पनपने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो हॉट बेवरेजेस डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा हॉट बेवरेज बहुत लंबे टाइम तक पियेंगे तो वो खाने की नली का कैंसर कर सकते हैं। तो जो इस तरह की आदतें हैं कैंसर के बिहेवियर को, तंबाकू आप एक जगह पर रखते जाते हैं कि आपने मनाई पुड़िया आपने यहाँ पर रखी, तो आपका होठ का अंदरूनी हिस्सा और आपका जो ये मसूड़ा है, ये एरिया एक्सपोज्ड है उस क्रोनिक इरिटेशन हाँ की वजह से। इरिटेशन के लिए, तो वहाँ पर कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे दर्शकों के लिए कुछ समय निकाला और आपने इतनी आसान भाषा में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ज़रूर आज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सवाल हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं या आपको कुछ भी हमारे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को हम और बेहतर तरीके से क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं तो बहुत खुश हूँ डॉक्टर आशीष कि हम इस तरह से बात कर पाए और बहुत मज़ा आया मुझे बात करके। और आपकी ये जो कोशिश है ना, ये बहुत अच्छी कोशिश है। इसके ज़रिए हम बहुत लोगों तक पहुँचते रहेंगे और बार बार इश्यूज़ को एड्रेस करते रहेंगे, और जो भी कमेंट्स और ये सब चीज़ें आएंगे उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। थैंक्स। थैंक्स। थैंक यू डॉक्टर आशीष।